यार पेट जाते थी। हेलो, समझ गए मैंने क्या क्या बोला होगा, है ना। ये माइक ही म्यूट था और आप समझ चुके होंगे कि कैसे हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को दोस्त जय हिंद। तो उम्मीद है कि आप लोग एकदम शानदार, एकदम जबरदस्त, एकदम बेहतरीन होंगे और बहुत शानदार तरीके से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार मुझे सबसे पहले ये बता दो कि क्लास किस किस ने नहीं देखी है। सुबह वाली क्लास किस किस ने नहीं देखी? अगर एक भी मुझे ऐसा मिल गया इस क्लास के अंदर जिसने क्लास सुबह नहीं देखी होगी, उसका फिर कभी कोई कमेंट नहीं पढ़ा जाएगा, कभी कोई परेशानी नहीं सुनी जाएगी, क्योंकि आप लोगों के लिए ही मेरे प्यारे दोस्त क्लास लेके आई गई है। तो उसमें शानदार चीजें कराई जा रही हैं, तो उससे आपको जुड़ना होगा मेरे प्यारे दोस्त। अगर मैं मेहनत करने का सोचता हूं तो आप लोगों को भी मेहनत करनी होगी। मैं दावे के साथ इस बात को कह सकता हूं, मॉक में भी स्कोर बढ़ेगा, सब में स्कोर बढ़ेगा। ये सीरीज अपनी सुपर डुपर हिट्स होने वाली सीरीज है मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है। चलिए, संगीता कुमारी, सौरभ पटेल, फिरदौसी कुमार, मुस्कान, सतवीर, काजल और असलम खान, राशिद अली, अजय वर्मा, नंदन यादव, रोहित बैरवा, चिराग, बहुत बढ़िया, राजू साहा, कशिश यादव, मोहम्मद सैफ अली, अंकिता चतुर्वेदी, वो मोहन वर्मा, अंकित रॉय। चलिए, स्वागत स्वागत स्वागत, सभी का बहुत बहुत स्वागत। हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो लाभ और हानि चल रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है। जो हम लोगों का टाइप चल रहा था उसमें लास्ट क्वेश्चन है, एक बार इसको पढ़िए, समझिए, जानिए, पहचानिए और मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? एक मेज को 210 रुपए और 420 रुपए में बेचने पर क्रम से L1% और L2% की हानि होगी। जब मैं उस सामान को 210 रुपए में बेचता हूं, क्या ड्रामा हो गया भाई साहब, देखिए, जब मैं सामान को 210 रुपए में बेचता हूं तो मुझे L1% की हानि होती है। जब मैं अपना विक्रय मूल्य बढ़ा देता हूं तो मुझे 420 रुपए में बेचता हूं तो मुझे L2% की हानि होती है। यदि दोनों का डिफरेंस 7 है तो मेज की कीमत क्या है? मेज की कीमत आपसे पूछना चाह रहा है, देखिए ध्यान से। अच्छा, एक बात बताइए, पहले कितने में बेच रहा था? पहले 210 रुपए में बेच रहा था। अब कितने में बेच रहा हूं? अब 420 रुपए में बेच रहा हूं। मेरे हिसाब से विक्रय मूल्य कितना बढ़ा, सेलिंग प्राइस कितना बढ़ा है मेरे प्यारे दोस्त? तो आप कहेंगे भैया जी 210 रुपए सेलिंग प्राइस बढ़ गया है। यानी कि अगर आप लोग जो है वो 210 रुपए सेलिंग प्राइस को बढ़ाते हैं तो मेरे प्यारे दोस्त इनकी हानि में जो डिफरेंस आता है वो 7% का आता है। यानी आप लोगों को यहीं से समझ में आ गया कि हानि में जो डिफरेंस 7% का आता है वो किस वजह से आता है। वो मेरे भाई विक्रय मूल्य में परिवर्तन की वजह से आता है, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्त 7% की वैल्यू 210 है तो 1% की वैल्यू कितनी होगी? 30 होगी। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? वस्तु का क्रय मूल्य 3000 हो जाएगा। एक बच्चे का कहना है, सौरभ पटेल, संकल्प बैच की सभी क्लासेस यूट्यूब पे सभी फ्री है, ऐसे तब क्यों हमें बैच दे दिए जब फ्री ही देना था? दोस्त, इस लाइफ में सबसे बड़ी बात होती है किसी को सेटिस्फाई कराना। हम चाहते, आप ही बताइए, हमारा नुकसान नहीं हो रहा है। हम रोज यहां से कॉपीराइट देते हैं, 10-20 बच्चों को रोज कॉपीराइट देते हैं, 10-20 चैनल को रोज कॉपीराइट देते हैं। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना चाहते हुए भी स्क्रीन रिकॉर्ड कर लेंगे, उन क्लासेस को डाल देंगे एप्लीकेशन से।
उनको रोका तो नहीं जा सकता है, केवल उन पर कॉपीराइट दिया जा सकता है ना। ठीक है, तो हमारा खुद नुकसान है इसमें, आप ही समझो हमारा नुकसान नहीं है। जो बच्चा वहां से पढ़ रहा है वो बात अलग है कि वहां रेगुलर क्लासेस नहीं मिल पाती हैं, बीच में बहुत सारी क्लासेस नहीं मिल पाती हैं, कुछ समय के लिए चलती हैं, 10-20 दिन 25 दिन 1 महीना चल जाती है, बस इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, चलिए, तो ये बात समझ में आ गई। ये हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे इस टॉपिक को कि जब विक्रय मूल्य में डिफरेंस आता है तो उस वजह से प्रॉफिट और लॉस में जो चेंज आता है, उस टाइप के क्वेश्चंस को हमने यहां देखा था। अब हम शुरू करने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेलिंग प्राइस। मैं टॉपिक पर जाने से पहले आपको इसका बेसिक बताना चाहूंगा। बेसिक क्या है? मैंने आपके सामने एक बात लिखी मेरे भाई, मैंने आपके सामने एक बात लिखी कि मुझे किसी सामान पे 10% का प्रॉफिट होता है। अच्छा, 10% का प्रॉफिट होता है तो 10% के प्रॉफिट का फ्रैक्शन क्या होती है? 1/10 होती है। अब मेरे दिमाग में एक बात आती है, लाभ जो निकलता है वो सीपी पर निकलता है, इसलिए हम इस वाली वैल्यू को सीपी मान लेते हैं कि 10 का हमने कोई सामान खरीदा है, 1 के फायदे से हमने कितने का बेचा है? हमने उस सामान को 11 का बेचा। इसका यही तो मतलब होता है। यानी कि अगर मैं आपसे गलती से ये कह दूं, अगर मैं आपसे गलती से ये कह दूं कि भैया जी आपको 10% का ही प्रॉफिट हुआ है, लेकिन आपने गलती से प्रॉफिट विक्रय मूल्य पर निकाल दिया, यानी कि सेलिंग प्राइस पे निकाल दिया, आप सही प्रॉफिट बताइए कि वो सही प्रॉफिट क्या होगा। तो आपने क्या किया? आपने कहा भैया जी 10% की मतलब होता है 1/10। क्योंकि हमने ये प्रॉफिट विक्रय मूल्य पर निकाला है, इसलिए हम इस वाले रेट को विक्रय मूल्य ही मानेंगे। विक्रय मूल्य मतलब हम सामान को 10 रुपए का बेच चुके हैं, 10 रुपए का सामान बेच चुके हैं, 1 रुपए का फायदा हुआ है हमें, तो हमने सामान खरीदा कितने का होगा? 9 रुपए का खरीदा होगा। तभी तो मेरे प्यारे दोस्त, 1 रुपए का फायदा होगा। यानी कि अगर मुझसे सही लाभ प्रतिशत पूछा जाता है तो 1 रुपए का लाभ हुआ है, किस पर? सीपी पर। तो 100 पर कितना? यानी आप यहां से बताएंगे कि एक्चुअल में तो लाभ प्रतिशत 11 सही 1/9% हुआ है, लेकिन क्योंकि आपने अपना लाभ विक्रय मूल्य पर निकाल दिया, इसलिए आप मुझे 10% बता रहे हैं। यानी कि कुल मिला के कहना यह है मेरा कि जब आपको कुछ ना दिया हुआ हो तब आप मानेंगे कि प्रॉफिट और लॉस जो है वो क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस पर ही निकाला गया है, और इस प्राइस को आप कॉस्ट प्राइस ही मानेंगे। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, अगर आपसे कहा है कि प्रॉफिट और लॉस परसेंट उसने विक्रय मूल्य पर निकाला है, तो आप इसको विक्रय मूल्य मानेंगे, आप इसको सेलिंग प्राइस मानेंगे। क्या ये बात दिमाग में सेट बैठी? आपने कहा जी बिल्कुल बैठ गई। एक बार क्वेश्चन दिखा दोगे तो और अच्छे से सेट बैठ जाएगी। टॉपिक ही हम लोगों का ये है कि प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेलिंग प्राइस, यानी कि विक्रय मूल्य पर जब हम प्रॉफिट और लॉस निकालते हैं तब क्या होता है। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, बताइए। एसएससी एमटीएस 14 सितंबर 2023 में आपसे पूछा गया है। नहीं, इंग्लिश डेली चलेगी, इंग्लिश डेली चलेगी। यदि एक हानि विक्रय मूल्य का 1/8 है, हानि मतलब लॉस, लॉस जो है वो विक्रय मूल्य का मतलब होता है मल्टीप्लाई एसपी का 1/8 है। यही तो क्वेश्चन ने कहा है। अब मेरे प्यारे भाई ये एसपी इधर मल्टीप्लाई में है तो एसपी इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगा। अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि आपने सामान 8 रुपए का बेच दिया, आपने सामान 8 रुपए का बेच दिया और आपको 1 रुपए का घाटा हुआ है, तो निश्चित ही आपने वो सामान 9 का खरीदा होगा। अगर 8 का आप एक सामान बेच चुके हो, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस आपका 8 है और आपको 1 रुपए का घाटा होता है, तो निश्चित ही वो आपने 9 में खरीदा होगा। अब वो आपसे ये पूछना चाह रहा है वास्तविक हानि प्रतिशत क्या है, सही वाला हानि प्रतिशत क्या है। तो आपने 9 का सामान 8 में बेच दिया तो 1 का घाटा हो गया,
घाटा किस पर निकलता है, वास्तविक निकालना है तो वो सीपी पर निकलता है, तो 100 पर कितना हो जाएगा, यही तो वास्तविक हानि प्रतिशत रहेगी। तो मेरे प्यारे दोस्त जब आप डिवाइड करेंगे 100 को 9 से, 9 एकम 9, 1 बचेगा, 11 सही 1/9% आ जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, 11 सही 1/9% हो जाएगा। बेटा 7, अगर आप इसे 7 कर दोगे फिर तो आपको एक फायदा हो जाएगा। वो तो घाटा कह रहा है कि लॉस होना चाहिए एक का, तो ये 7 कैसे हो सकता है। मैंने कहा आपने इस पेन को 8 रुपए में बेच दिया और आपको एक घाटा हो गया 1 रुपए का, तो फिर आपने वो 7 में खरीदा होगा भाई, वहां तो फायदा हो जाएगा। आपने वो 9 में खरीदा होगा, तभी तो 8 में बेचने पर 1 रुपए का घाटा होगा। ठीक है दोस्त, चले एक और क्वेश्चन आपके सामने है, ये आरआरबी ग्रुप डी 2025 में आपसे पूछा गया है। आराम से पढ़िएगा इस क्वेश्चन को, सोच के बोलना है ना, हर एक शब्द सोच के निकलना चाहिए। राम मिलन, राम मिलन का भी कमेंट देखने को मिल रहा है। राम मिलन भाई आपका कमेंट देखने को मिल रहा है, टेंशन नहीं लेना है। एक दुकानदार विक्रय मूल्य पर अपने लाभ प्रतिशत की गणना करता है, यानी ये दुकानदार मैथ्स को नहीं जानता, ये अपना लाभ प्रतिशत जो है वो विक्रय मूल्य पर निकाल लेता है और उसका लाभ प्रतिशत 6.25% है। अच्छा आप मुझे बताइए 6.25% का मतलब क्या होता है, 6 सही 1/4% है। क्या कोई मुझे बताएगा 6 सही 1/4% की फ्रैक्शन कितनी होती है, तो आप बताएंगे 1/16। क्योंकि मेरे प्यारे दोस्त लाभ प्रतिशत की गणना विक्रय मूल्य पर करता है, तो क्या इसको विक्रय मूल्य ही मानना पड़ेगा, यानी कि उसने सामान 16 का बेचा होगा, यह तय है, उसने सामान 16 का बेचा होगा। अब उसका लाभ 1 रुपए का हुआ है तो निश्चित ही उसने सामान 15 का खरीदा होगा, तभी तो 1 रुपए का लाभ होगा 16 में बेचने पर। खत्म मामला, मामला खत्म, पैसा हजम। मेरे भाई देखना, उसने सही लाभ प्रतिशत पूछा है तो 1 रुपए का लाभ हो गया। किस पर, हमेशा क्रय मूल्य पर। अगर वो गलती करता है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है हम भी गलती करेंगे, हम क्रय मूल्य पर निकालेंगे। जब आपने यहां से देखा तो ये 5 से 20 बार कट गया, ये 5 से 3 बार कट गया, यानी कि 6 सही 2/3% आ गया। वास्तविक लाभ प्रतिशत 6 सही 2/3% था, लेकिन भाई साहब ने 6.25% बता दिया। उनकी गलती ये रही कि उन्होंने विक्रय मूल्य पर निकाल दिया। ठीक है, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये CHSL 2022 में आपसे पूछा गया है। ये CHSL 2022 में आपसे पूछा गया है। भैया इतनी क्लास हो गई है तो रिवीजन कैसे करें, भैया मैंने तो अपना सॉल्यूशन कर दिया, मैं तो रिवीजन कराने लगा, और एक दिन छोड़ के एक दिन कराने लगा, है ना। PDF दूंगा, टॉपिक पूरा का पूरा क्लियर करता चलूंगा, पेपर तक वो सारे टॉपिक हो जाएंगे जो पेपर में जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, बताइए। A man bought a cell phone. A man bought a cell phone for 24,500, यानी एक व्यक्ति 24,500 का एक सेल फोन खरीदता है एंड सोल्ड इट एट अ प्रॉफिट ऑफ 12.5%, 12.5% के लाभ पर उसे बेच देता है। कैलकुलेटेड ऑन द सेलिंग प्राइस, गलती ये कर देता है 12.5% लाभ जो है वो विक्रय मूल्य पर निकाल देता है। तो मेरे प्यारे दोस्त द सेलिंग प्राइस ऑफ द सेल फोन वॉज, द सेलिंग प्राइस ऑफ द सेल फोन वॉज, यानी कि सेलिंग प्राइस क्या था उस सेल फोन का, बताइए। आप मुझे बताइए 12.5% के प्रॉफिट पर बेच देता है, लेकिन भाई साहब लोचा क्या कर देते हैं, लोचा ये कर देते हैं कि अपना प्रॉफिट SP पर निकाल लेते हैं। अच्छा 12.5% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/8 होती है। अगर SP पर निकालते हैं तो यही SP हो जाएगा, यानी 8 रुपए का उन्होंने सामान बेचा होगा। अगर 8 रुपए का सामान बेचा होगा और 1 रुपए का लाभ कमाया है तो निश्चित ही उन्होंने उस सामान को 7 रुपए का खरीदा होगा, तभी तो 1 रुपए का लाभ होगा। अब वो सामान खरीद रहे कितने में है, 24,500 में, यानी 7 की वैल्यू कितनी दी है, 24,500। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 या 21, 7 पंजे 35, 1 की वैल्यू 3500 हो जाएगी।
अब उसने पूछा है भैया विक्रय मूल्य बता दो ना, तो 8 की वैल्यू वो आपसे पूछना चाह रहा है। अगर 1 बराबर 3500 तो 8 बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 3500 की गुणा 8 में करेंगे तो आंसर 28,000 आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, 28,000 आ जाएगा। सर जी मैथ्स के क्वेश्चन बुक से लगाते हैं तो क्वेश्चन नहीं बनते, ऐसा हो ही नहीं सकता। कमी दोस्त आप में है, मैं उन सारी कमियों पे काम करता हुआ चल रहा हूं। मैंने अभी दुनिया भर के सर सीपी कैसे पता लगाएं, बेटा जी आप एक बात बताओ। रितु अवस्थी ने क्वेश्चन पूछा, गुड़िया ये एक पेन है और मैंने आपसे कहा आपने ये पेन 10 रुपए का बेच दिया, 10 रुपए आपकी जेब में आ गए। मैंने कहा आपने इस पर 2 रुपए का लाभ कमाया है, तो भाई 2 रुपए का लाभ कब होगा, जब आपने इसे 8 में खरीदा होगा, तभी तो 8 रुपए की चीज को 10 में बेचने पर तभी तो 2 रुपए का लाभ आएगा। तो ये तो बहुत कॉमन सी चीज है कि सीपी कैसे पता लगाएं। अगर 10 में बेचने पर मुझे 3 रुपए का घाटा हो रहा है तो मैंने इसे 3 रुपए ज्यादा में खरीदा होगा, तभी तो मुझे 3 रुपए कम में बेचने पर घाटा हो रहा है। ठीक है, तो ये तो बहुत कॉमन सी चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। सीजीएल 2021 में पूछा गया क्वेश्चन, सर 9 बजे वाली क्लास की वर्कशीट, 9 बजे वाली नहीं 8 बजे वाली, और वर्कशीट मिलेगी परसों से क्लास के साथ मिलने लगेगी, है ना, और आज थोड़ा सा लेट मिलेगी। और सबसे बड़ी बात है उस क्लास को ऐसे प्लान कर रहा हूं जैसे एवरेज स्पीड और डिसऑनेस्ट शॉपकीपर मैंने आपको टॉपिक बताया था, लेकिन मुझे लगता है कि परसों एक ही टॉपिक हो पाएगा, अच्छे से कराना है, वो भी डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। ठीक है, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर नहीं, वो भी एवरेज स्पीड। चलिए फटाफट बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, क्योंकि वहां सारे कॉन्सेप्ट बताने पड़ेंगे, शॉर्ट ट्रिक भी बतानी पड़ेगी, बाई ऑप्शन भी देखना पड़ेगा, जो क्वेश्चन कैलकुलेशन भी बतानी पड़ेगी, सब कुछ हमें पता करना पड़ेगा। देखिए कोई वस्तु 640 रुपए में बेचकर अगर ये बेची जा रही है तो ये निश्चित ही सेलिंग प्राइस होगा। किसी व्यक्ति को वस्तु के विक्रय मूल्य पर 15% की हानि होती है। विक्रय मूल्य पर 15% की हानि हो रही है, विक्रय मूल्य पर जो है वो 15% की हानि हो रही है। अगर 15% की हानि हो रही है तो 15% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 15% की फ्रैक्शन 3/20 होती है। लेकिन भाई साहब ये कह रहे हैं कि भाई साहब ये विक्रय मूल्य पर होती है, यानी विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 20 रुपए का। आप मुझे बताइए 20 रुपए का अगर आप सामान बेच रहे हैं और 3 रुपए का घाटा खा रहे हैं तो आपने 3 रुपए ज्यादा का उसे खरीदा होगा, 23 रुपए का खरीदा होगा। ठीक है, वो कह रहा है 640 रुपए में बेचकर, 20 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 640 आपको दी हुई है, यानी एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक की वैल्यू 32 आपके सामने हो जाएगी। अगर एक की वैल्यू 32 है तो 23 की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे प्यारे दोस्त, तो 23 दूनी 40 को 6 हासिल 4, 23 तिया 69 और 4 73 हो जाएंगे, यानी आपने उस सामान को 736 रुपए का खरीदा होगा। अब आगे आइए वस्तु के क्रय मूल्य पर 15% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए, बेचना चाहिए यानी सेलिंग प्राइस पूछना चाह रहा है। कौन सा सेलिंग प्राइस पूछना चाह रहा है, जब 15% लाभ हो। अगर 15% लाभ चाहता है तो क्या वो आपसे 115% की वैल्यू पूछना चाह रहा है। भाई 15% लाभ का मतलब क्या है, वो आपसे वो वैल्यू पूछना चाह रहा है, वो विक्रय मूल्य पूछना चाह रहा है जब 15% का लाभ हो। है 100% में खरीदा था, 15% लाभ की बात कर रहा है, यानी वो क्रय मूल्य का 115% आपसे पूछना चाह रहा है, वो क्रय मूल्य का 115% आपसे पूछना चाहता है। अब आप थोड़ा सा समझना, पहली बात तो पॉइंट में आंसर आने वाला है, ये जवाब नहीं होगा, ये जवाब नहीं होगा, पूरा पूरा कटेगा ही नहीं। 5 से काटा 23 बार, बहुत बढ़िया, 5 से काटा 20 बार, 2 से काटा 2 एकम 2, 2 छिक्का 12, 2 अट्ठे 16, 2 से काटा 10 बार। अब देखेंगे 8 तिया 24, पीछे 4 आएगा और नीचे 0 है, पॉइंट यहां लग जाएगा। पॉइंट के बाद 4 कौन से ऑप्शन में है, पॉइंट के बाद 4 इस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
ठीक है भैया, तो आंसर क्या आएगा? 846.4 आएगा। तो ये वो क्वेश्चन है जो मेरे प्यारे दोस्त आपके सेलिंग प्राइस पर प्रॉफिट और लॉस निकाल रहे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए कि विक्रय मूल्य पर 15% की हानि होती है। अगर विक्रय मूल्य पर 15% की हानि हो रही है तो 15% का मतलब 3/20। क्योंकि विक्रय मूल्य पर हो रही है तो 20 को ही विक्रय मूल्य मान लेंगे। 3 रुपए की हानि है, यानी 3 रुपए ज्यादा का खरीदा होगा, 23 रुपए का खरीदा होगा। वो कह रहा है 640 रुपए में बेचता है, तो 20 की वैल्यू 640, 1 की वैल्यू 32, तो 23 की वैल्यू ये क्रय मूल्य आ जाएगा। अब उसने कहा है कि भाई साहब 15% लाभ वाला विक्रय मूल्य बताओ। 15% लाभ वाला विक्रय मूल्य मतलब वो 115% की वैल्यू पूछना चाह रहा है। वो 115% की वैल्यू पूछना चाह रहा है। गड़बड़ हो गई कुछ, देख लेते हैं। 23 दूनी 2 दाही 20, 2 तिया 6, 2, अच्छा यहां 368 आएगा, यहां 368 आएगा। ये लो 368। ठीक है ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई। यूनिट डिजिट नहीं बदलेगी, 8 तिया 24, पीछे 4 ही रहेगा। क्या ये बातें समझ में आई? तो आपने कहा भैया जी बातें समझ में आ गई। एनटीपीसी के भी क्वेश्चन का भाई सबके कराऊंगा, ये मत बोला करो। अभी आपको एक बात समझ में आ गई, कि जब भी हमें क्वेश्चन दिया हो कि प्रॉफिट और लॉस परसेंट जो है वो किस पर निकालना है, वो मेरे भाई सेलिंग प्राइस पे निकालना है। तो मैंने आपको 3 क्वेश्चन करा दिए। ठीक है, अब आप समझना प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ एन आर्टिकल। जब आर्टिकल्स पे बात होती है तब कैसे क्वेश्चन को किया जाता है, थोड़ा सा समझना मेरे भाई। अच्छा मुझे एक बात बताइए, मैं इस टॉपिक पे जाने से पहले कुछ चीजें आप लोगों से पूछना चाहूंगा। कैसे? मैंने आपसे कहा कि आपने किसी सामान को 7 रुपए में खरीदा है। आप उस सामान को 11 रुपए का बेच रहे हैं। तो मुझे यह बताइए कि आपको प्रॉफिट कितने का हुआ? तो आप कहेंगे प्रॉफिट 4 रुपए का हुआ होगा, आपने एसपी में से सीपी को घटाया हो। यह बात हम शुरुआत वाले दिन पढ़ के आए थे। ठीक है, अगर मैं आप लोगों से यह कहता हूं, अगर 15% लॉस में तो 17/20 होगा ना सर? 17/20 नहीं होगा। अगर 15% लॉस होता क्रय मूल्य पर, जो सही है, क्रय मूल्य पर जब निकालते हैं तो वो सही प्रॉफिट और लॉस परसेंट होता है, तो मैं कहता 17/20 आएगा। 85% पर हम सामान को बेच रहे होते। लेकिन अगर 15% लॉस मैंने आपको विक्रय मूल्य पर निकाल दिया है, तो फिर हम नहीं कह सकते कि आप 85% पर उस सामान को बेच रहे हो, क्योंकि आपने वहीं गड़बड़ कर दी है कि आप अपना प्रॉफिट और लॉस परसेंट विक्रय मूल्य पर निकालने लगे। तो फिर उस हिसाब से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब मेरी बात को थोड़ा सा समझना। मैंने एक सामान 8 रुपए का खरीदा और मैंने उस सामान को 5 रुपए का बेच दिया। मैंने एक सामान 8 रुपए का खरीदा और मैंने उस सामान को 5 रुपए का बेच दिया। मैंने आपसे कहा यहां क्या होगा, तो आप कहेंगे यहां घाटा होगा। और घाटा कैसे निकलेगा? घाटा जो निकलेगा वो सीपी में से एसपी घटाने के बाद निकलेगा। अगला जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि जब मेरे प्यारे दोस्त वो आपसे प्रॉफिट पूछेगा तो आपको एसपी में से सीपी घटाना होगा। जब वो आपसे लॉस पूछेगा तो आपको सीपी में से एसपी घटाना होगा। क्वेश्चन से इमेज क्लियर हो जाएगी बिल्कुल। मैंने आपसे ये कहा, मैं इसका एक डायरेक्ट भी तरीका बताऊंगा, एक इसका बिल्कुल मेथड से भी तरीका बताऊंगा। ठीक है, ध्यान से समझना। आर्यन राजपूत, सर जी मैं क्या आपका दुश्मन हूं? आप तो मेरे दोस्त, मेरे दिल में बसने वाले मेरे छात्र हो, मेरे साथी हो, दिल में बसने वाले। आप दुश्मन कैसे हो सकते हो मेरे भाई? जवाब नहीं दे रहा हूं तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप दुश्मन हो। पढ़ते हैं ना, पढ़ने में अपनी एनर्जी को खर्च करते हैं दोस्त, है ना? देखिए भाई, पेन मत चलाना। क्वेश्चन एक मैं बता देता हूं, 2 मेथड से भी बता देता हूं, कैसे आप सोचेंगे उससे भी बता देता हूं, और आगे के 2-3 क्वेश्चन जो है फिर आप वो शानदार तरीके से सॉल्व करना। ठीक है, देखिए
अब मैंने बाजू ऊपर चढ़ा ली है मेरे भाई, अब चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, है ना। 88 फोन बेचने के बाद, पहले मेथड से समझते हैं। 88 फोन बेचने के बाद, यानी 88 फोन बेच दिए हैं भाई साहब, जितने फोन बेचे हैं उतने ही फोन खरीदे भी होंगे, 88 फोन ही खरीदे भी होंगे। एक दुकानदार को 8 फोनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। जब हानि और लाभ आपको क्रय और विक्रय के रूप में दी गई हो और आपसे लॉस परसेंट या प्रॉफिट परसेंट पूछा हो तो आप कैसे करेंगे मेरे प्यारे दोस्त। अब आप ध्यान से समझना क्या हो रहा है भाई, मुझे हो रही है हानि। पहले मेथड से समझिए फिर डायरेक्ट अप्रोच लगाएंगे। मुझे हो रही है हानि मतलब लॉस हो रहा है, और लॉस का फॉर्मूला मैं अभी पढ़ के आया हूं, सीपी में से एसपी को घटाने पर आता है। अच्छा, लॉस कितने का हो रहा है? 8 फोनों के विक्रय मूल्य के बराबर लॉस हो रहा है, 8 एसपी के बराबर। एसपी मतलब विक्रय मूल्य के बराबर। अच्छा, आपने खरीदा कितने फोनों को होगा? अगर 88 फोन बेचे हैं तो 88 फोनों को ही सीपी किया होगा, 88 फोनों को ही एसपी किया होगा। कोई दिक्कत? तो आपने कहा कोई दिक्कत नहीं। जब ये इधर आएगा तो जुड़ जाएगा, 88 और 8 कितना हो जाएगा? ये 96 एसपी हो जाएगा, और इधर क्या है? 88 सीपी है। आप बस मुझे एसपी और सीपी का रेशो बता दीजिए, जैसे ही मेरे पास रेशो आएगा फिर सब कुछ हो जाएगा। 88 और 96 का मेरे भाई रेशो बता दो। तो आपने मुझसे क्या कहा? आपने कहा भैया जी 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 2 से काटेंगे 11 बार, 2 से काटेंगे 12 बार। कोई दिक्कत? तो आपने कहा कोई दिक्कत नहीं। अब आप मुझे बताइए, अगर आप किसी सामान को 12 रुपए में खरीद रहे हैं और 11 रुपए का बेच रहे हैं तो घाटा कितने का? 1 का। और घाटा होता किस पर है? हमेशा क्रय मूल्य पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा? यानी कि आंसर होगा 4 से काटोगे 25 बार, 4 से काटोगे 3 बार, 25/3 का मतलब 3 अट्ठे 24 और 1 25 होता है। क्या आपके सामने आंसर आ चुका है? ये मेरे भाई इसका एक बेस्ट तरीका होता है जो कभी भी किसी क्वेश्चन को गलत नहीं होने देगा। ना इस क्वेश्चन में कुछ सोचना हम लोगों को होता है। यूट्यूब वाली टीसीएस डेली नहीं होगी, एक ही क्वेश्चन मत पूछा करो, वो अल्टरनेट डेज पे होगी, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे होगी। डेली होने वाली सीरीज नोटिफिकेशन के टाइम पे आएगी। 50 क्लास अर्थमेटिक की होंगी, 25 क्लास उसकी एडवांस की होंगी। ठीक है भैया, बस यही मामले को खत्म करते हैं, मुद्दे पर आते हैं। मैंने आप लोगों से यह कहा कि क्वेश्चन में हुआ क्या है? आपने कहा क्वेश्चन में घाटा हुआ है। मैंने कहा घाटे का फॉर्मूला क्या होता है? आपने कहा घाटा होता है सीपी माइनस एसपी। मैंने पूछा घाटा कितना हुआ है? आपने कहा 8 एसपी के बराबर। विक्रय मूल्य मतलब एसपी, 8 एसपी के बराबर घाटा हुआ है। जितने फोन बेचे हैं, जितनी वस्तुएं बेची हैं उतनी खरीदी होंगी, यानी 88 सीपी की होंगी, 88 बेची हैं। अब ये एसपी वाला इधर आएगा, इधर भी एसपी है, इधर भी एसपी। 88 और 8 जोड़ के 96 हो जाएगा, इधर 88 सीपी हो जाएगा। सीपी मल्टीप्लाई में है, इधर डिवाइड में, 96 मल्टीप्लाई में, इधर डिवाइड में। एसपी 11 आ चुका है, सीपी 12। घाटा कितने का? 1 रुपए का। किस पर? सीपी पर। तो 100 पर कितना आंसर आ जाएगा? ये डायरेक्ट अप्रोच क्या है? डायरेक्ट अप्रोच इसकी देखिएगा मेरे भाई, वो तरीका सदाबहार तरीका है, वो कभी भी क्वेश्चन को गलत नहीं होने देगा। ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्ट अप्रोच कैसे लगाते हैं मेरे प्यारे दोस्त? अगर मैं भी ना पढ़ाऊं 2 महीने तो मेरा भी मैथ गुल्ल हो जाएगा। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट भाई। प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे उतनी ही सारी चीजें स्ट्रांग होती चली जाएंगी। ठीक है, आप कहेंगे जी हमारे कैसे याद रहेगा? दूसरा, प्रैक्टिस आपको बार बार करनी पड़ेगी, इंप्लीमेंटेशन आपको करना पड़ेगा। सुनिए दूसरा तरीका सुनिए दोस्त मेरे, मैंने आपसे कहा जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आए, आप ये देखना कि क्वेश्चन में जो लाभ और हानि हुई है वो किस रूप में हुई है। आपने कहा क्वेश्चन में तो हानि हुई है, लेकिन किस रूप में हुई है? विक्रय मूल्य के रूप में हुई है। मैं आपसे कह रहा हूं जिस रूप में हुई हो उसी रूप में आप क्वेश्चन की स्टार्टिंग करना। कैसे? आपने देखा क्वेश्चन में हानि हुई है
और हानि हुई है विक्रय मूल्य के रूप में, तो आपको विक्रय मूल्य से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। आपको मन में मान लीजिए कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपए था। क्योंकि विक्रय मूल्य के रूप में है तो आपको विक्रय मूल्य ही मन में मानना पड़ेगा कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपए था। तो 88 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितने हो जाएगा बेचने के बाद, यानी 88 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 88 रुपए हो जाएगा। डायरेक्ट लिखना है। बहुत बढ़िया। अब आपको सीपी भी चाहिए। जब एक वस्तु का विक्रय मूल्य, एक वस्तु का एक, हाँ, प्रैक्टिस मेक्स अ मेंस परफेक्ट। मैं नहीं बोला है, मेंस नहीं बोला है, मेंस कुछ होता भी नहीं। अरे मेरे भाई, इतना दिमाग क्वेश्चन पे लगाओ, बाकी अंग्रेजी पे खर्च करना है ना, बाकी अंग्रेजी पे खर्च करना। खैर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये बोला, पर मैं नहीं बोला था, वो फील ऐसी आई है कि मेंस लगाया। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, मैंने मेंस बोल दिया है, हाँ मैं मानता हूं उस पर, ठीक है। देखिए मेरी बात को समझिए, छोटी छोटी बातों को पकड़ते बहुत हो। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैंने सबसे पहले इस क्वेश्चन की डायरेक्ट अप्रोच समझना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैंने आपसे कहा कि क्वेश्चन दिया क्या है, आपने कहा हानि दी है। किस रूप में दी है, आपने कहा एसपी के रूप में दी है। एक वस्तु का एसपी 1 रुपए अपने मन में मान लो, तो 88 वस्तुओं का एसपी क्या हो जाएगा, 88 रुपए। अब क्वेश्चन में हुई है हानि, कितनी, 8 एसपी के बराबर। एक एसपी माना था, एक वस्तु का एसपी 1 रुपए का था, तो 8 वस्तुओं का एसपी 8 रुपए का हो जाएगा, यानी भैया 8 रुपए का घाटा हुआ है। जब मैं किसी सामान को 88 में बेचता हूं तो मुझे 8 रुपए का घाटा होता है, यानी निश्चित ही वो मैंने 96 का खरीदा होगा। 8 रुपए का घाटा होता है, 8 रुपए का घाटा होता है, तो निश्चित ही मैंने उसे 96 का खरीदा होगा। बस हो गया क्वेश्चन। सीपी 96, एसपी 88। 4 से काटा, 4 दूनी 8 से काट दीजिए, 8 से कटेगा 12 बार, 8 से कटेगा 11 बार। 12 की चीज अगर आप 11 में बेच रहे हैं तो 1 का घाटा कितने पर, 12 पर, तो 100 पर कितने का हो जाएगा, यानी कि 4 से काटेंगे 25 बार, 4 से काटेंगे 3 बार, और 25/3 जो होता है वो 8 सही 1/3% होता है। ठीक है, बातें समझ में आई? तो आपने कहा भैया जी बिल्कुल आ गए। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ऐसे भी करना, वैसे भी करना। एक और क्वेश्चन आपके सामने CHSL 2025 में पूछा गया। दोनों टाइप से करेंगे इस बार इस क्वेश्चन को, दोनों टाइप से मेरे भाई, दोनों तरीके मैंने बताए हैं। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। देखिए, 15 वस्तुएं बेचकर एक व्यक्ति को 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। इस बार क्या दिया है, लाभ दिया है। पहले हम मेथड से कर लें। लाभ दिया है भैया, प्रॉफिट दिया है, और प्रॉफिट क्या होता है, एसपी में से सीपी घटाते हैं, यही तो प्रॉफिट होता है। तो आपने कहा भैया जी यही होता है, 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। विक्रय मूल्य मतलब एसपी के बराबर लाभ होता है। कितनी वस्तुओं को बेचा है, 15 वस्तुओं को बेचा है, यानी 15 एसपी। तो खरीदा कितनी को होगा, 15 ही सीपी की होंगी। कोई दिक्कत? तो आपने कहा कोई दिक्कत नहीं है। ये माइनस सीपी है, इधर आके प्लस सीपी हो जाएगा, 15 सीपी हो गया, और 15 में से 3 जाएगी, एसपी वाले इधर ले जाएंगे तो 12 एसपी हो जाएगा। तो अगर मैं यहां सीपी और एसपी का रेशियो आपसे पूछूं तो आप मुझे बताने वाले हैं 12/15। 3 चौक 12 और 3 पंजे 15। ठीक है, अगर आपने कोई सामान 4 का खरीदा है और 5 का उसे बेच दिया तो फायदा कितने का, 1 का। फायदा होता किस पर है, सीपी पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा, यानी आप कहेंगे फायदे का प्रतिशत 25% हो जाएगा, 25% हो जाएगा। डायरेक्ट कैसे करेंगे, डायरेक्ट कैसे करेंगे, डायरेक्ट, डायरेक्ट अप्रोच। सीपी और एसपी डायरेक्ट लिख लीजिए। कैसे लिखेंगे, मेरी बात को थोड़ा सा समझना भाई साहब, कैसे हो गया। बोर्ड हैंग हो गया।
पानी पी लेते हैं। प्रॉफिट हो रहा है, किस रूप में हो रहा है? विक्रय मूल्य के रूप में हो रहा है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपए है तो 15 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 15 रुपए। फाइनली विक्रय मूल्य आपके सामने आ चुका है 15 रुपए। अब क्वेश्चन ने कहा है 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। अगर एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपए है तो 3 वस्तु का विक्रय मूल्य 3 रुपए होगा, यानी कि आपको 3 रुपए का लाभ होता है। आप 15 का बेचते हैं तो आपने खरीदा कितने का होगा? निश्चित ही वो 12 का खरीदा होगा, निश्चित ही वो 12 का खरीदा होगा। क्वेश्चन खत्म, पैसा हजम। कितने का फायदा? 3 रुपए का फायदा। किस पर फायदा? 12 पर फायदा, सीपी पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा? यानी कि मेरे प्यारे दोस्त 25% का फायदा हो जाएगा, 25% का फायदा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए CHSL 2024 में। CHSL 2024 में आपसे पूछा गया है, फटाफट मुझे बताइएगा। देखो, 60 कलमों को बेचकर एक आदमी को 12 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। डायरेक्ट लिखो, ये सीपी है, ये एसपी है। किस रूप में हो रहा है लाभ? विक्रय मूल्य के रूप में। अगर एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपए है तो 60 वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 60 रुपए हो जाएगा। अच्छा, लाभ कितने का है? 12 वस्तुओं का। अगर 12 का लाभ हो रहा है, 12 का लाभ हो रहा है तो निश्चित ही आपने वो सामान 48 का खरीदा होगा, तभी तो 12 का लाभ हुआ होगा। यानी कि मेरे भाई कितने का लाभ? 12 का लाभ। किस पर? किस पर मेरे प्यारे दोस्त? 48 पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा? क्वेश्चन खत्म, पैसा हजम। 12 चौक 48, 4 से काटेंगे 25 बार कट जाएगा, यानी इस केस में भी 25% का फायदा हुआ, इस केस में भी 25% का फायदा हुआ। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्ट करिए बेटा, इस क्वेश्चन को डायरेक्ट करने की कोशिश करिए। देखो, 12 पाठ्य पुस्तकें बेचकर एक विक्रेता 4 पाठ्य पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ अर्जित करता है। विक्रय मूल्य के बराबर, इसमें भी विक्रय मूल्य के बराबर लाभ अर्जित कर रहा है। अगर एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपए है तो 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 12 रुपए हो जाएगा। 4 विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, यानी 4 रुपए का लाभ हो रहा है, तो निश्चित ही उसने 8 में खरीदा होगा, तभी तो 4 रुपए का लाभ होगा। 8 की चीज 12 में बेच रहा है तो 4 का लाभ। किस पर? इस 8 रुपए पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा? तो आप लोग क्या कहने वाले हैं? आप लोग कहने वाले हैं भैया जी 50% का प्रॉफिट हो जाएगा। कितने का प्रॉफिट हो जाएगा? तो आप कहेंगे 50% का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है जी, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हानि वाला क्वेश्चन। सोचना है भाई, मन के अंदर से आवाज आनी चाहिए कि इस क्वेश्चन में ये करना है। डायरेक्ट अप्रोच से करेंगे इस क्वेश्चन को भी, डायरेक्ट अप्रोच से करेंगे इस क्वेश्चन को भी। देखिए, एक व्यक्ति 12 पेन 480 रुपए में बेचता है, उसे 3 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। किस रूप में हो रही है हानि? विक्रय मूल्य के रूप में। अगर एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपए है तो 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितने हो जाएगा? 12 रुपए। अगर 3 रुपए की हानि हो रही है, बस आप मुझे यह बता दो, अगर 3 रुपए की हानि हो रही है, 3 रुपए की हानि खाके अगर आप 12 का बेच रहे हो तो निश्चित ही आपने वो 15 में खरीदे होंगे, निश्चित ही आपने वो 15 में खरीदे होंगे, तभी तो 3 रुपए की हानि होगी। वाह, कमाल कर दिया जी। अब आप देखिए मेरे प्यारे दोस्त, 12 की वैल्यू 480, आप 480 में ही तो बेच रहे हैं सभी पेनों को, तो मेरे भाई एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12 चौक 48, एक की वैल्यू 40 हो जाएगी। क्या आपने सभी पेन जो है वो 600 के खरीदे होंगे? एक की वैल्यू 40 है तो 15 की वैल्यू 600 हो जाएगी। आपने सभी पेन 600 के खरीदे होंगे, लेकिन आपसे पूछा है एक पेन का क्रय मूल्य। अगर सभी पेन 600 के खरीदे, कितने पेन? 12 पेन 600 के खरीदे हैं, तो एक पेन कितने का खरीदा होगा? तो आप कह देंगे 50 रुपए का खरीदा होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बच्चे। सर मैं 15 घंटे क्लास लेता हूं, बुक से प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं मिलता, TCS NFI। बेटा TCS टॉपिक वाइज चीजों को कराएगी, टॉपिक वाइज चीजें उठाएगी। थोड़ा सा
सिलेबस तो कंप्लीट करना पड़ेगा, पर मैं ये कहता हूं कि अगर टीसीएस में हमारी लगभग 40-45 टॉपिक हो जाते हैं तो टीसीएस का थ्रू हम 75% 80% चीज़ों को कवर कर लेंगे। किसी भी एग्जाम की 75% 80% चीज़ें कवर हो जाएंगी। ठीक है, देखिए क्या ये चीज़ें समझ में आ गई? तो आपने कहा भैया जी बिल्कुल आ गई हैं, क्योंकि मेरे प्यारे दोस्त हानि दी हुई थी। पकड़ा कैसे हमने क्वेश्चन को? हानि दी हुई थी किस रूप में? विक्रय मूल्य के रूप में। अगर एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपए है तो 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 12 रुपए हो जाएगा। अगर 3 रुपए की हानि हो रही है तो निश्चित ही 15 रुपए की वो खरीदे होंगी। बेटा विक्रय मूल्य 480 दे रखा है, 12 की वैल्यू 480 तो 1 की वैल्यू 40 हो जाएगी, तो 15 की वैल्यू ये सभी का क्रय मूल्य आ जाएगा, ये सभी का क्रय मूल्य आ जाएगा। और उसने कहा है 1 का क्रय मूल्य बताओ, तो 12 से डिवाइड कर दो 50। भैया एडिक्विटी है ना कि टीसीएस। हो मेरे भाई, फिर वो कहां थे है अब तक? उस टीसीएस की फुल फॉर्म बताए, जिस टीसीएस की हमने बात की है उस टीसीएस की फुल फॉर्म है टॉपिक क्लियर सीरीज, यानी एक टॉपिक का हम सर्वनाश कर देंगे, है ना बेटा? अभी देखना कैसे कैसे क्वेश्चंस लाऊंगा आपके सामने एवरेज स्पीड के, कैसे कैसे क्वेश्चंस लाऊंगा मेरे भाई। सर 15 से क्यों नहीं डिवाइड किया? बेटा 15 से डिवाइड क्यों करेंगे? अच्छा आप मुझे बताओ कि आप 600 रुपए के सभी पेन ले आई हैं, 12 पेन खरीदे हैं आपने, तो एक पेन कितने का होगा ये बताना मुझे। तो आप कहेंगे भैया जी इसे 12 से डिवाइड करना पड़ेगा तभी तो एक पेन की कीमत आएगी। 15 से क्यों डिवाइड करेंगे? 15 तो टोटल सीपी दे रखा है, 1 बराबर 40 है तो 15 बराबर टोटल सीपी आपके सामने आ चुका है, टोटल खर्चा आपके सामने आ चुका है। लेकिन वस्तुएं तो 12 थी ना, एक वस्तु का रेट पूछ रहा है तो 12 से डिवाइड करना पड़ेगा ना जी। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आपकी तरफ से मुझे चाहिए होगा, चाहे मुझे कितनी ही देर तक आप लोगों का इंतजार क्यों ना करना पड़ जाए। 5 कुर्सियां 1200 रुपए में बेची, 5 कुर्सियां 1200 रुपए में बेची है, और एक बढ़ई को 2 कुर्सी के, इस बार देख लेना कंफ्यूज मत हो जाना, क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। रटना नहीं है, चीजों को सीखना है मेरे भाई, रटना नहीं है, चीजों को सीखना है। देखो किस रूप में हो रहा है? सीपी। एक पेन का, एक कुर्सी का सीपी 1 रुपए मान लो, तो 5 कुर्सी का सीपी कितना हो जाएगा? 5 रुपए हो जाएगा। अब आप एसपी कैसे निकालोगे? 2 कुर्सी के बराबर लाभ होता है, यानी 2 रुपए का लाभ होता है। अगर 5 रुपए में आपने कोई सामान खरीदा है तो निश्चित ही 2 रुपए का लाभ होता है, तो निश्चित ही वो 7 में बेचा होगा। अंतर समझ गए? अगर मैं फॉर्मूले लिखा रहा होता तो आप रट रहे होते। मैंने कहा है यहां देख लो कि हानि और लाभ किस रूप में दिए हुए। आपसे कहा है क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। आप एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपए मान लो, तो 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य 5 रुपए आ गया। सीपी आपके सामने है। 2 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपए, तो 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य 2 रुपए, यानी 2 रुपए का लाभ होता है। बेटा जी 5 रुपए में खरीदी है, 2 रुपए का लाभ है, तो निश्चित ही आपने 7 में बेची होगी। अब क्वेश्चन ने कहा लाभ प्रतिशत बता दो। बेटा कितने का लाभ हुआ? 2 का लाभ हुआ। किस पर हुआ? हमेशा सीपी पर होता है, तो 100 पर कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे भैया जी 40% का लाभ हो जाएगा। आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे 40% का लाभ हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए सीजीएल 14 सितंबर 2025 का क्वेश्चन है, बताइए। सीजीएल 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है, फटाफट बताएंगे क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। आवाज बहुत कम आ रही है, फुल आवाज है, फुल फुल जिसे कहते थे फुल। देखिए क्या कह रहा है भैया क्वेश्चन। एक पुस्तक विक्रेता 10 पेन 300 रुपए में बेचता है। बेटा कितने पेन दिए हैं टोटल? 10 पेन। कितने रुपए में बेच रहा है? 300 रुपए में। इतनी बात आपको समझ में आ गई। लेकिन ऐसा करने पर उसे 4 पेन के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। किस रूप में दी है हानि? क्रय मूल्य के रूप में। क्या दी है? हानि दी है। कितने पेन के क्रय मूल्य के बराबर? 4 पेन।
अगर क्रय मूल्य के रूप में हानि दी है, अगर क्रय मूल्य के रूप में हानि दी है, तो क्या आप जानते हैं एक पेन का क्रय मूल्य 1 रुपए है, तो 10 पेन का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? आपके समझ में बात आ गई कि क्रय मूल्य जो है वो 10 रुपए। 4 पेन के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, 4 रुपए का लाभ हो रहा है। अगर 10 रुपए की कोई चीज खरीदी है, 4 रुपए का लाभ हो रहा है, निश्चित ही आप उसे 14 की बेच रहे होंगे। वो कह रहा है 300 रुपए में बेचता है, 14 की वैल्यू 300 रुपए उसने दी हुई है। अच्छा, लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, कोई बात ही नहीं है। तो उसने कहा है अच्छा हानि हो रही है बेटा जी, गड़बड़ कर देते अभी हम गड़बड़। 4 पेन के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, हानि का मतलब 10 रुपए की चीज खरीद के 6 की बेचोगे तभी तो 4 पेन के क्रय मूल्य के बराबर हानि होगी। हानि प्रतिशत पूछ रहा है, 4 की हानि है, किस पर? 10 पर। तो 100 पर कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे भैया जी 40% की हानि हो जाएगी, 40% की हानि हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट ग्रुप डी 2025 बताइए। शुभम मौर्य, बेटा तेरी परेशानी मेरे पास सॉल्यूशन नहीं है तेरी परेशानी का। सर जब आपको सब कुछ यूट्यूब पर फ्री में ही देना था तो बैच क्यों बेचते हो ऑनलाइन? कोई जवाब नहीं है मेरे पास, है ना, कोई जवाब नहीं है तेरी इस परेशानी का, क्योंकि ये परेशानी जो है वो परेशानी है जो केवल अपने टाइम वेस्टिंग है, टाइम वेस्टिंग है। दोस्त तू यहां से चीजों को रिकॉर्ड करके और तुम डाल दो यहां से रिकॉर्ड करके चीजों को। बेटा परसेंटेज पूछी थी, 300 का कोई यूज नहीं, जिस दिन सामने आ जाओगे उस दिन कॉपीराइट दे देंगे, है ना। यहां पूरा कोर्स करा रहा हूं, वहां टीसीएस सीरीज टॉपिक करा रहा हूं। बड़ी अजीब बात करते हो पांडे जी। एक फल विक्रेता ने 150 आम खरीदे, एक फल विक्रेता ने 150 आम खरीदे, ठीक है। उसने उन्हें ऐसी कीमत पर बेचा। अब बच्चे यहां ध्यान से सुन लेना, उसकी लैंग्वेज को समझा करो। ऐसे नहीं है रट लिया जी इस टाइप के चलने आप निंद्री टाइप चीज, ऐसे नहीं करना है, रोना नहीं है मेरे भाई, रोना नहीं है। आप क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो। एक फल विक्रेता ने 150 आम खरीदे, आपके समझ में आ गया कि भाई साहब 150 आम खरीद लिए हैं उसने उन्हें ऐसी कीमत पर बेचा कि 120 आमों का विक्रय मूल्य 150 आमों के क्रय मूल्य के बराबर हो गया। अब आपकी बात यह समझ में नहीं आई कि क्वेश्चन ने कहा है 120 आमों का विक्रय मूल्य जो है वो 150 आमों के क्रय मूल्य के बराबर हो गया। क्या वो क्वेश्चन ने डायरेक्ट नहीं बोली ये वाली लाइन? क्या क्वेश्चन ने ये वाली लाइन जो है वो डायरेक्ट नहीं बोली? आपने कहा जी बिल्कुल डायरेक्ट बोली। अगर मैं यहां से आपसे ये कहूं एसपी और सीपी का रेशो निकाल लो, तो क्या आप मुझे नहीं बताओगे 150/120 आ जाएगा? क्या आप मुझे नहीं बताओगे कि ये 5/4 आ जाएगा? हां या ना? तो आप कहोगे जी बिल्कुल हां, बिल्कुल हां। ठीक है, अब देखना मेरी बात को मेरे प्यारे भाई। उसने पूछा है लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत जब वो पूछे तो केवल उसमें आपके पास सीपी और एसपी का रेशो होना चाहिए। आपने कहा मैंने कोई सामान 4 का खरीदा 5 का बेच दिया, तो आपको 1 रुपए का फायदा हो गया। अच्छा, फायदा किस पर होता है? सीपी पर होता है। तो 100 पर कितना हो जाएगा? तो आपने कहा भैया जी 25% आ गया, 25% आ गया। अब कुछ दिमाग में कीड़ा उठा होगा, कीड़े वाली बात ये जी 150 वाले आम खरीदे, इनका क्या है? कुछ नहीं करना, इनका सारा निचोड़ यहां दिया हुआ था, सारा निचोड़ यहां से यहां दिया हुआ था, यहां क्वेश्चन खत्म मेरे भाई। 25% का फायदा हो जाएगा, ये रहा 25%। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 47। बताओ, इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है। इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है। हां देखिए, अब बात को समझना, पहचानना फिर क्वेश्चन को। 30 मीटर कपड़ा बेचकर एक दुकानदार,
मेरे दिमाग में आ गया, हाँ मेरे दिमाग में आ गया कि 30 मीटर कपड़ा बेचा है, मेरे दिमाग में आ गया 30 मीटर कपड़ा बेचा है। अजीत रावत, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं, पूर्णतः सहमत हूं। सर आप बहुत स्लो पढ़ाते हो इसलिए मैं आपकी क्लास रिकॉर्डेड देखता हूं, इस बात से पूरी तरीके से सहमत हूं। लेकिन दोस्त आप शायद इन कमेंट्स को पढ़ पा रहे होते जो मेरे सामने हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बहुत भरोसा करके इस क्लास में आए हैं, बहुत मेहनत के साथ उन्होंने पेमेंट किया है, पता नहीं कैसे कैसे करके पेमेंट किया होगा। इस उम्मीद के साथ आए हैं कि हम भी मैथ सीखेंगे, इस उम्मीद के साथ आए हैं कि हम भी कुछ अच्छा करेंगे। स्पीड बढ़ाने का ऑप्शन जरूर होता है, लेकिन स्पीड बहुत ज़्यादा कम करने का ऑप्शन नहीं होता है। मैं नॉर्मल में ही बहुत ज़्यादा स्पीड से पढ़ाने लगूं तो उन बच्चों को धोखा देने का काम मैं कर रहा हूँ, जो बहुत भरोसे के साथ इस उम्मीद के साथ आए हैं कि हम धीरे धीरे पढ़ें। कोर्स खत्म कराने की गारंटी है, इसीलिए 2 क्लास दोस्त लेके चल रहा हूँ, लेकिन बहुत धीरे धीरे हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे। 30 मीटर कपड़ा बेचकर एक दुकानदार 10 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। क्या हुआ है? लाभ हुआ है। किसके बराबर लाभ हुआ है? विक्रय मूल्य के बराबर लाभ। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपया मान लेते हैं तो 30 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य क्या मान लेते हैं? 30 रुपए मान लेते हैं। बहुत बढ़िया। सीपी क्या हो जाएगा? 10 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। 1 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य 1 रुपए है तो 10 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य 10 रुपए हो जाएगा। यानी 30 रुपए में बेचने पर 10 रुपए का लाभ होता है, तो निश्चित ही उसे 20 रुपए में खरीदा गया होगा, तभी तो 10 रुपए का लाभ हुआ होगा। तो आप कहेंगे जी तभी 10 रुपए का लाभ हुआ होगा। संजीव सर आ चुके हैं आपकी क्लास लेने, और करेक्ट 7 मिनट बाद जो है वो संजीव सर का जो है वो अल्लाह भूलने वाला है ना। और 11 बजे हम भी क्लास छोड़ देंगे आज, और धीरे धीरे जब इनकी क्लास हो, हाँ वो ऐसे तो बहुत कमेंट पहले से आ रहे हैं, तो 11 बजे छोड़ देंगे। टेंशन मत लो, सर ने भी सूचना दे दी है, सर की सूचना भी आ गई है। मजे से तुम भी रहो और मजे से हमें भी रहने दो, ठीक है। हाँ, 1 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए जब 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य 480 रुपए। अगर उसने, मेरे हिसाब से क्रय मूल्य कितना है? 2, उसने कितना दिया है? 480। अगर 2 बराबर 480 है तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 1 बराबर हो जाएगा 240। तो 3 बराबर कितना हो जाएगा? अगर 1 बराबर 240 है तो 3 बराबर कितना हो जाएगा? 720 हो जाएगा। 720 हो जाएगा मेरे भाई। अगर 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य 480 था, 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य 480 था, तो मेरे हिसाब से 2 था, 2 बराबर 480 तो 1 बराबर 240 तो 3 बराबर, तो मेरे भाई 720 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, मैंने तो बोला था 2 घंटे के लिए, 1.5 घंटा नहीं बोला था, मैंने कहा था 1.5 से पौने 2 घंटे पढ़ाऊंगा, लेकिन मुझे लगता नहीं है, क्योंकि इनकी सीरीज भी चालू होगी, फिर आपका नुकसान भी, फिर इसका मतलब सैटरडे में क्लास लेनी ही पड़ेगी, सैटरडे में क्लास लेनी ही पड़ेगी मेरे भाई, ठीक है। लेकिन उसे बढ़ा लेंगे, धीरे धीरे बढ़ा लेंगे। एक को आप रिकॉर्डेड फॉर्म में देख लेना, इसको आप रिकॉर्डेड फॉर्म में देख लेना, थोड़ी सी जो बचेगी उसको रिकॉर्डेड फॉर्म में देख लेना। अब मेरे प्यारे दोस्त, हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक शुरू होता है, और उस नेक्स्ट टॉपिक का नाम है बहुत इंपोर्टेंट, हाँ ले लेंगे सैटरडे को भी ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सैटरडे को भी ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उस नेक्स्ट टॉपिक का नाम है जब आपको क्वेश्चन के अंदर 2 विक्रय मूल्य दिए हुए हों, एक पर बेचने से लाभ होता हो, दूसरे पर बेचने से हानि होती हो, और वो लाभ जो है हानि का कुछ गुना दिया हुआ हो, तो उस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करेंगे? उस टाइप के क्वेश्चंस को मेरे प्यारे दोस्त हम लोग कैसे करेंगे? तो ये वो टाइप है जो आपका अब कल से शुरू होगा। ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इसको थोड़ा सा करना आप लोग ध्यान से, इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान से करना मेरे प्यारे दोस्त, है ना। और संजीव सर से भी बात करता हूँ, वो क्लास अगर नेक्स्ट वीक से 12 हो जाती है, 11:30 हो जाती है, ठीक है,
क्योंकि सही नहीं है। हम तो अपने मजे के लिए, कोर्स खत्म के लिए, फिर ऐसा लगेगा फॉर्मेलिटी से पूरी कर रहे हैं। वहाँ भी क्लास चल गई, यहाँ भी क्लास चल गई, ठीक है, रिकॉर्डेड देख लेना। पर आज उनकी पहली क्लास है और वो उन्होंने बोला भी है, मैं उन्हें समझा भी दूंगा। तो आज हम छोड़ देते हैं यहीं पे, यहाँ से हम लोग शुरुआत करेंगे कल। जाइए उनकी क्लास में, बहुत मज़ेदार क्लास होने वाली है। ओके, टाटा, बाय बाय, धन्यवाद। मिलते हैं शाम को 3:30 बजे एडवांस मैथ की क्लास में। धन्यवाद। प्यारे साथियों नमस्कार, मेरा नाम है शोभित भारद्वाज और आप सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी? जल्दी से जुड़ें और मुझे एक बार कमेंट करके बताएं कि कौन कौन मेरे साथ जुड़ चुका है, सो दैट मैं आपके नाम बुला पाऊं। जितनी जल्दी आप ये काम करेंगे उतनी ही जल्दी हम अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे। रोहित करादा जी मैं बहुत अच्छा हूँ भैया, आप कैसे हैं? जैसा कि आपको पता है आज हम लोग नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, वेन आरेख, वेन डायग्राम। जल्दी से जुड़ जाइए क्योंकि किसी भी चैप्टर की शुरुआत बहुत इंपॉर्टेंट होती है। शुरुआत से जब आप पढ़ते हैं चीजें बेहतर तरीके से समझ में आती हैं। प्रणय तयादे, संध्या सिंह, नमस्कार जी, नमस्कार। और कौन कौन है मेरे साथ? जुड़ता जाए फटाफट से। मोहित कुमार गुड आफ्टरनून, कंचन मीना नमस्कार जी, अंजलि वर्मा, निशा कोशले, भूमि कालरा, सौरभ पटेल, अदिति विश्वकर्मा। मैं बहुत अच्छा हूं जी, आप कैसे हैं? चलिए स्टार्ट करें अपने चैप्टर को। देखिए वेन आरेख स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, वेन डायग्राम चैप्टर शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले समझ लीजिए कि इसमें ना क्वेश्चंस कितने टाइप के बनते हैं। तो इसमें क्वेश्चंस बनते हैं बेसिकली 3 टाइप के, और केवल 3 ही टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। इन्हीं में पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। हम कोशिश करेंगे इसमें बहुत ज़्यादा समय ना लगाएं क्योंकि ये बहुत आसान टॉपिक है। कोशिश करेंगे 2 दिन में कंप्लीट हो जाए, 2 क्लासेस में कंप्लीट हो जाए। सबसे पहला टाइप होता है जिसमें आपको 3 शब्द दिए जाते हैं, जैसे कि टेबल, चेयर और उसके बाद फर्नीचर। आपसे कहा जाएगा इसके लिए एक सुइटेबल वेन डायग्राम ढूंढकर बताइए। मतलब ऐसा डायग्राम ढूंढकर बताइए जो लॉजिकली करेक्ट हो, सुइटेबल हो। तो आपको 4 वेन डायग्राम दिए जाएंगे, उसमें से एक ढूंढना पड़ेगा। आप ढूंढकर बताएंगे कि सर इसका आंसर ये बनने वाला है। ठीक है, मैं अभी बहुत डिटेल में नहीं बता रहा हूं क्योंकि अभी इसे डिटेल में डिस्कस करूंगा इसलिए। ठीक है, एक टाइप तो ये होता है। और ये, अरे सर ये टाइम टेबल क्यों चेंज होता है बार बार? मेरा तो टाइम कभी चेंज ही नहीं हुआ, 12 बजे ही चला आ रहा है जीवन भर से, मतलब जब से बैच शुरू हुआ है तब से। कौन सा टाइम चेंज हो गया नीतू? ठीक है, दूसरा टाइप होता है जिसमें आपको ऐसे बोला जाता है कि चाय पीने वाले लोगों की संख्या 20 है, कॉफी पीने वाले लोगों की संख्या लेट से 40 है, और बोथ पीने वालों की संख्या मान लेते हैं 10 है या 5 है। तो बताएं ऐसे कितने हैं जो ना तो चाय पीते हैं ना कॉफी पीते हैं? इस तरीके के सवाल यहाँ पर बन रहे होते हैं। तीसरा टाइप जो होता है उसमें आपको कुछ आकृतियां मीन्स कुछ शेप्स को इंटरसेक्ट करता हुआ एक शेप बनाकर दी जाएगी, और इसमें कुछ नंबर्स भरे होते हैं यहाँ पर, और आपसे कह देगा ये फुटबॉल खेलने वालों को दर्शाता है, ठीक है, ये क्रिकेट खेलने वालों को दर्शाता है, ये विद्यार्थी यानी कि स्टूडेंट को दर्शाता है। पूछ लेगा ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो फुटबॉल तो खेलते हैं लेकिन क्रिकेट नहीं खेलते हैं। तो ये 3 टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे मिलते हैं। सर रैंक आते ही लोग अपना ईमान क्यों बेच देते हैं? आगे चलकर यही करप्ट ऑफिसर बनते हैं। अच्छा, संजीव सर की क्लास चल रही है यूट्यूब पे? अच्छा, इसलिए यहाँ पर कम है। अच्छा, लेट आती है। हाँ जी, तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि टेबल चेयर मतलब ये 3 टाइप के क्वेश्चंस आपको मिल रहे होते हैं, जिसमें से ये वाला टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकंड नंबर पे ये इंपॉर्टेंट है, थर्ड नंबर पे ये इंपॉर्टेंट है। ये कभी आता है कभी नहीं आता, ये दो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इस वाले टाइप को।
ठीक है, ये कहीं ना कहीं आपकी सामान्य जानकारी पर भी आधारित होता है, बेस्ड ऑन जनरल नॉलेज। ठीक है, अब देखिए कुछ बेसिक सी चीजें समझते हैं। जैसे कि मैंने यहां पर बनाया स्टूडेंट, ठीक है, और एक लिखा बॉय। मैंने यहां पर लिखा फादर और लिखा मैंने मैन। फिर मैंने लिखा सिस्टर, नहीं सॉरी, हाँ चलो, मैंने एक लिखा सिस्टर, मैंने एक लिखा ब्रदर। ठीक है, मैंने ये 3 डायग्राम बनाए हैं। इनसे आपको समझने की कोशिश करनी होगी कि हम रिलेशन कैसे एस्टेब्लिश करते हैं। अब जैसे स्टूडेंट विद्यार्थी होते हैं और बॉय लड़का होता है, तो विद्यार्थी तो लड़के भी होते हैं और लड़कियां भी होती हैं, स्टूडेंट तो लड़के भी होते हैं लड़कियां भी होती हैं। तो इसका डायग्राम कैसा बनेगा? ये बॉय है, ये क्या है? बॉय है, और ये स्टूडेंट है, क्योंकि कुछ बॉय स्टूडेंट हो सकते हैं और कुछ नहीं भी होते हैं। कुछ बॉय स्टूडेंट होते हैं, कुछ नहीं भी होते हैं। कुछ स्टूडेंट बॉय होते हैं, कुछ नहीं भी होते हैं, गर्ल्स होती हैं स्टूडेंट। अच्छा शिवम, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो इसमें सम वाला केस बनता है कि कुछ लड़के स्टूडेंट होते हैं, कुछ स्टूडेंट लड़के होते हैं, सम वाला केस बनता है। अगला है फादर और मैन का, यानी कि पिता और पुरुष का। तो आपको इसमें समझना होगा जितने भी फादर हैं, फादर वो सारे के सारे मैन होंगे, पुरुष तो होंगे ही कि नहीं होंगे? बताओ आप मुझे, महिला थोड़ी होते हैं फादर। उल्टा मत कर लेना, सभी मैन को फादर नहीं बता रहा हूं मैं, सभी फादर को मैन बता रहा हूं। बोलो सही बात है कि नहीं? हाँ रचित, पूछो क्या कह रहे हो। सिस्टर ब्रदर, सिस्टर अलग ब्रदर अलग, सिस्टर ब्रदर नहीं होती, ब्रदर सिस्टर नहीं होता, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये 3 तरीके के रिलेशन बनते हैं, सम वाला, ऑल वाला और नो वाला। लेकिन आपके सामने जो क्वेश्चंस आएंगे वो 2 डायग्राम वाले या 2 शब्दों वाले नहीं आएंगे, कम से कम 3-3 शब्दों वाले आएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इसी वाले टाइप को, उसके बाद में कभी सेकंड फिर थर्ड टाइप पढ़ेंगे। तो इस वाले टाइप के कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके सामने रखे हैं, पढ़िएगा। केला, सेब और अंगूर, बनाना, एप्पल एंड ग्रेप्स के लिए एक सुइटेबल डायग्राम बताइए। बताइए, रीजनिंग में भी टाइम लगेगा भाई कंप्लीट होने में। सर जी इसको तो आप पढ़ सकते हैं, किसको? आपके कमेंट को। हाँ जी बताइए, ABCD 4 विकल्प है, बनाना, एप्पल और ग्रेप्स। तो बनाना एप्पल नहीं होता, एप्पल बनाना नहीं होता, एप्पल ग्रेप्स नहीं होते, ग्रेप्स एप्पल नहीं होते, ग्रेप्स बनाना नहीं होते, किसी का किसी से कोई संबंध नहीं है, तीनों ही अलग है। और जब तीनों अलग हैं, इन दैट केस ऑप्शन बी ही तो आपका करेक्ट आंसर बनेगा कि नहीं बनेगा? चलिए अगला सवाल देखें, इसका जवाब करिए। आलू, सब्जियां और अंगूर के लिए एक सुइटेबल डायग्राम बताइए। बुक कब तक आएगी? बोला तो था, डिले हो गई है थोड़ी सी, आ जाएगी अप्रैल के लास्ट तक में। आलू, सब्जियां और अंगूर के लिए डायग्राम क्या बनेंगे? अजय सिंह ये कहना चाह रहे हो इसको आप पढ़ा चुके हो? कहाँ पढ़ा दिया मैंने? आपके इस बैच में पढ़ा दिया मैंने वेन डायग्राम? बाकी लोग जवाब दीजिए जरा, क्या मैंने आपके इस बैच में? गुरुजी सभी तो फ्रूट हैं, तो फ्रूट वहां लिखा कहाँ था? लिखा होता तो फ्रूट के अंदर बंद कर देता, लिखा कहाँ था फ्रूट? फल लिखा था वहां कहीं? हाँ जी, पहले ये बताओ क्या वेन डायग्राम चैप्टर में पढ़ा चुका हूं आपको? एक बालक कह रहा है ये तो आप पढ़ा चुके हो, बताइए जरा। नहीं ना, ये कहीं और पढ़ाया, मुझे लगता है नायक बैच में पढ़ाया, इसे लग रहा है सर ने तो पढ़ा दिया। हाँ, आलू, सब्जियां, अंगूर। तो आपको पता है आलू तो एक सब्जी है, तो आलू को हमने बंद कर दिया किसके अंदर? सब्जी के अंदर, ऐसे करके। और अंगूर हो गया अलग, अंगूर हो गया अलग, सॉरी ऐसे नहीं लिखूंगा, ऐसे लिखूंगा, अंगूर अलग हो गया। ऐसा वेन डायग्राम ऑप्शन बी में गिवन है,
आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। हाँ, सिलोजिज्म की बात कर रहा होगा, वो बात सही है। वो अलग चैप्टर है भाई, ये अलग है। चीता, पक्षी और चील के लिए, चीता, चीता मीन्स चीता, पक्षी और चील के लिए एक सुइटेबल डायग्राम बनाइए। बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन ए होगा। हाँ, ये तरीका अच्छा है, देखो जवाब देने का कितना बढ़िया तरीके से शिखा यादव ने जवाब दिया, विजय कुमार ने जवाब दिया, दयानंद ने भी बहुत बढ़िया जवाब दिया, शिवानी ने भी बहुत बढ़िया जवाब दिया। राहुल, तुम्हारा सही है, लेकिन आंसर देने का तरीका सही नहीं है। थर्ड का ए ऐसे लिखो, थर्ड का ए, क्योंकि आपको पता है चील पक्षी के अंदर आएगी और चीता अलग हो जाएगा, जानवर है, चील एक पक्षी है। कुत्ता, बिल्ली, लेब्राडोर, बताइए कौन सा डायग्राम सही होगा इसके लिए एबीसीडी में से। क्वेश्चन नंबर 4 आ गया जी, अब तो 4 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 का ए, वेरी नाइस। आपको पता है लेब्राडोर क्या होता है? कुत्ते की एक ब्रीड होती है, एक प्रजाति होती है। तो लेब्राडोर मतलब एक कुत्ता ही है, एक प्रजाति का कुत्ता है, एक प्रजाति का। तो उसको कुत्ते के अंदर रख दिया, लेब्राडोर को कुत्ते के अंदर, बिल्ली अलग हो गई। तो ऐसा आपको किस में दिख रहा है? ऑप्शन ए में। और किस में? ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? चलिए अगला सवाल देखें और इसका आंसर करें। संगीत वाद्य यंत्र एक टर्म है, कथक लिख गया, वो कथक है एक्चुअली, है ना, कथक, जाइलोफोन। आपको इसके लिए एक सुइटेबल वेन डायग्राम बताना है। संगीत वाद्य यंत्र, कथक, जाइलोफोन, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, कथक एंड जाइलोफोन के लिए। आपको पता है कि नहीं, जाइलोफोन जो होता है एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। तो जाइलोफोन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के अंदर आएगा, और कथक एक डांस की फॉर्म, इसलिए वो इससे अलग हो जाएगी। फिर से ए ऑप्शन आपका करेक्ट बनेगा। नेक्स्ट देखिएगा, पिता, पायलट और महिलाएं, पिता, पायलट और महिलाएं, इसके लिए एक सुइटेबल डायग्राम बताइए। देखें कितने लोग सही बताते हैं। पिता, पायलट और महिलाएं। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर देना है जी अब। 6 का, 6 का, सिक्स का बी। सर जी समझ में नहीं आ रहा है। कितना आसान सवाल आ रहे हैं, और नहीं आ रहा है तो पूछो क्या नहीं आ रहा है, समझ लो। पिता, पायलट, महिलाएं। देखो एक चीज समझो, ये तो है पायलट। कुछ पिता पायलट हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? सर हो सकते हैं। कुछ महिलाएं पायलट होती हैं कि नहीं होती? कि सर होती है, लेकिन महिला पिता से टच नहीं कर सकती। तो ऐसा डायग्राम बनेगा। ऑप्शन बी में गिवन है, आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। शेर, कुत्ता और हाथी। अरे आसान है तो। शेर, कुत्ता और हाथी। 7 का ए, शिखा, विजय। शेर, कुत्ता और हाथी तीनों ही अलग हैं। शेर अलग है, कुत्ता अलग है, हाथी अलग है, तीनों जानवर हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, विद्युत उपकरण, रेफ्रिजरेटर और फ्रीजर। ये अच्छा सवाल है, इसमें आप गलती कर दोगे, इसलिए आंसर 8 का लिख के देना, 8 का ए बी सी डी जो भी है, ऐसे लिख के देना।
बताइए जी। 8 का बी बता रहे हैं। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया रचित, बहुत बढ़िया भूमि कालरा, बहुत बढ़िया। बाकी लोग सोच रहे हैं शायद इसीलिए आंसर नहीं आया। देखो, ये तो है फ्रीजर, ये है रेफ्रिजरेटर, और ये है विद्युत उपकरण, विद्युत उपकरण। अब आप देखो, फ्रीजर भी विद्युत उपकरण है, रेफ्रिजरेटर भी विद्युत उपकरण है, लेकिन अब आप क्या सोच रहे होगे कि सर फ्रीजर तो सारे के सारे रेफ्रिजरेटर में आने चाहिए। नहीं, फ्रीजर आपके घर में जो फ्रिज है उसमें एक नीचे का हिस्सा फ्रिज है, ऊपर जहां आइस बनती है वहां पर उसे फ्रीजर कहते हैं। तो आपके रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। आप कभी किसी डेयरी पर जाओ जहां पे पनीर मटर सफल मटर वगैरह मिलते हैं, खोआ घी मिलता है, उनके यहाँ पे एक फ्रीजर होता है, फ्रीजर। वो फ्रिज नहीं होता, वो सिर्फ फ्रीजर ही फ्रीजर होता है, पता है आपको। तो फ्रीजर सेपरेट भी होता है रेफ्रिजरेटर से, फ्रीजर सेपरेट भी होता है। इसलिए कुछ फ्रीजर रेफ्रिजरेटर में होते हैं, कुछ सेपरेट भी होते हैं, लेकिन दोनों ही विद्युत उपकरण होते हैं, इसलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट देखें। पेंसिल रबड़ शार्पनर। हाँ नीरज खांदूरी, बताओ क्या आंसर है तुम्हारा। पेंसिल रबड़ शार्पनर, शार्पनर तो वही कटर जिसे हम बोलते थे, कटर रबड़ मतलब मिटाने वाली, पेंसिल अलग, रबड़ अलग, शार्पनर अलग, तीनों ही अलग हैं, ऑप्शन बी। अच्छा, साथ में एक चौथा टर्म और दे देता, स्टेशनरी। तो स्टेशनरी के अंदर ये सब आ जाते हैं, लेकिन दिया ही नहीं है। नेक्स्ट, चम्मच, सूप और चावल, स्पून सूप एंड राइस। बताइए क्या है आंसर। 10 का बताइए, अब 10 का। टेन का बताइए जी। टेन का सी बता रहे हैं। सी मतलब चम्मच अलग, सूप अलग, चावल अलग, बिल्कुल सही बात है। चम्मच सूप नहीं होती, सूप चावल नहीं होता, सब अलग अलग हैं, आपस में कोई संबंध ही नहीं है। वेरी नाइस। नेक्स्ट बताइए। यूरोप, यूनाइटेड किंगडम जिसे आप यूके बोलते हैं, और लंदन। कीजिए आंसर, क्वेश्चन नंबर 11 लिखकर कीजिएगा आंसर। हाँ साक्षी, आप भी कमेंट करो। कोई 11 का बी तो कोई डी बता रहा है। 11 का बी और डी, तो बी और डी, बी कैसे हो जाएगा, आंसर तो डी बनेगा ना, डी। आपको पता है लंदन यूके की राजधानी है, तो लंदन अंदर आ गए, यूके बाहर, है ना। लंदन आ गए अंदर, यूके बाहर, लंदन यूके की राजधानी है। और वो क्या है, यूरोप। अरे नहीं, सही तो है, सही तो है भाई। बी बम्बई तो बनेगा, सही है, क्योंकि यूके यूरोपियन यूरोपीय महाद्वीप है, महाद्वीप के अंदर आता है। ऑप्शन बी ही बनेगा, माफ कीजिएगा भाई, बी बनेगा, बी। यूरोप के अंदर आता है, जैसे भारत पाकिस्तान बांग्लादेश एशिया महाद्वीप में आते हैं, ऐसे ही वो यूरोप में आता है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। कपड़े, जूते और शर्ट के लिए एक सुइटेबल डायग्राम बताओ। अब जैसे मैंने डी आंसर लगाया था ना पिछले वाले का, बहुत से लोगों ने अपना आंसर चेंज कर दिया, सब डी कहने लग गए। ये हमारे कॉन्फिडेंस का लेवल है, सर ने गलत करा दिया तो हम भी गलत कर देंगे। सर को ही बता दो सर आप गलत कर रहे हो, मैंने आंसर काट दिया। अच्छा नीरज, 2 बार तो ले लिया, अब दोबारा नहीं ले पढ़ेंगे, अब तुम कितने भी कमेंट करो, चलो अब नहीं पढ़ेंगे। 12 का सी आ रहा है, क्या है जी। क्लोथ्स मतलब कपड़े, शूज और शर्ट। आप क्या दे रहे हो, सी दे रहे हो सभी लोग। हाँ सही है, क्योंकि शर्ट किसके अंदर आएंगी,
क्लोथ्स के, कपड़े के, शर्ट तो कपड़े की होती है, जूते अलग। ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, जानवर, जंगल और जंगली जानवर। बताइए क्या बनेगा इसका आंसर। अच्छा अंशल जी, धन्यवाद। जानवर, जंगल और जंगली जानवर, देखो अब जैसे आप समझो कि जंगली जानवर कौन होते हैं, जंगली जानवर कौन होते हैं सर, जानवर ही होते हैं, और कौन होते हैं। और जंगल क्या है कि सर, जंगल एक स्थान है तो वो अलग हो गया, है ना, अलग हो गया। लेकिन आप कहोगे सर जंगली जानवर तो जंगल में ही रहेंगे, तो इसका मतलब जंगल ऐसे करके आना चाहिए, यूं करके। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। तो फिर कैसा ऑप्शन है हमारे पास कि सर जंगल एक स्थान है, उसको अलग रखा गया है, ये जंगल है। तो ऐसा ऑप्शन हमारे पास बी बॉम्बे दे रखा है, आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। तो हमें क्या होता है, सिचुएशन के हिसाब से टिक करनी होती है चीजें। कई बार ये देखा जाता है कि बेस्ट सुइटेबल डायग्राम ढूंढना पड़ता है हमें, बेस्ट सुइटेबल। टिकट, हवाई जहाज और रेल, टिकट, हवाई जहाज और रेल के लिए क्या बनेगा। 27 को एग्जाम में, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। कौन सी 27, ये भी तो लिख देते हैं। थैंक यू गिरधर। सी क्यों नहीं हो सकता पिछले वाले का। अब सी में आप इसे क्या बनाओगे, इसे जंगल, इसे क्या बनाओगे जानवर, इसे क्या बनाओगे जंगली जानवर। तो आप ये कहोगे कि कोई भी जंगली जानवर जानवर होता ही नहीं है, जबकि जंगली जानवर है क्या, है तो जानवर ही ना, इसलिए ये नहीं बनेगा। टिकट, हवाई जहाज और रेल, भैया टिकट तो दोनों की होती है, तो टिकट आ गई बीच में, हवाई जहाज आ गए यहां पर, और रेल आ गई यहां पर, रेल आ गई यहां पर। तो इसका मतलब ऑप्शन ए इज दी करेक्ट वन, 14 का ए होगा। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है क्वेश्चंस में। इनकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस हो जाए उतना ज्यादा बढ़िया रहता है। पत्तेदार सब्जियां, सलाद और फूड, फूड मतलब खाना, तो खाना तो सब कुछ है, पत्तेदार सब्जी भी खाने की चीज है, सलाद भी खाने की चीज है, मतलब एक गोले के अंदर दो तो आने ही आने हैं। तो इसका मतलब ये बनेगा नहीं, ये बनेगा नहीं, ये बनेगा नहीं, तो ये बनेगा। तो कुछ पत्तेदार सब्जियां सलाद बनती हैं, कुछ नहीं बनती, लेकिन दोनों ही चीज फूड के अंदर आएंगे, खाने के आइटम के अंदर आएंगे। यस, 15 का सी। तेरे का एक क्यों नहीं हो सकता सर, जंगल में एनिमल रहता है, वो तो मैंने भी आपसे कहा था। अब जैसे ये आपने बना दिया, मान लो आपने कहा सभी जंगली जानवर जानवर के अंदर आ गए और सभी जंगल के अंदर आ गए, तो आपने जंगली जानवर को तो जंगल के अंदर रखा ही, और जो पालतू जानवर होते हैं उन्हें भी जंगल में पहुंचा दिया, इसलिए ये गलत की श्रेणी में आ जाएगा। जानवर तो और भी प्रकार के होते हैं ना, जंगली के अलावा पालतू भी तो होते हैं, कुत्ता, बिल्ली, गाय, जंगल में पहुंचा दोगे इन्हें, ठीक है। अभिनेता, हास्य अभिनेता और राजनेता, बताइए आंसर क्या बनाएंगे इसका। क्वेश्चन नंबर 16, 16 का डी बनाएंगे। वेरी नाइस। कुछ अभिनेता राजनेता हो सकते हैं, कुछ राजनेता हास्य अभिनेता हो सकते हैं, कुछ हास्य अभिनेता अभिनेता हो सकते हैं। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। 16 का कोई ए बता रहा है, कोई बी बता रहा है। वैसे इसका सही डायग्राम क्या बनना चाहिए था बताऊं मैं आपको। मैं बताता हूं। मैंने आपसे क्या कहा, हम सुइटेबल डायग्राम ढूंढते हैं, और ये आपके पेपर में आया हुआ सवाल है जी। देखो आपको पता है हास्य अभिनेता, जैसे कि जॉनी लीवर है हास्य अभिनेता, वो है तो अभिनेता ही ना, है तो एक्टर ही के नहीं है, आप बताओ मुझे। हाँ सर, है तो अभिनेता यानी कि एक्टर ही है।
अच्छा, कुछ पॉलिटिशियन एक्टर हो सकते हैं, कुछ पॉलिटिशियन हास्य अभिनेता भी हो सकते हैं, तो पॉलिटिशियन का डायग्राम ऐसे बनना चाहिए था। ऐसा ऑप्शन ये है, लेकिन ये इसको टच नहीं कर रहा, जबकि इसे भी करना चाहिए ना टच। हास्य अभिनेता नहीं हो सकते क्या? पॉलिटिशियन हो सकते। इसलिए ये हमारा आंसर बन नहीं पा रहा, क्योंकि एक के अंदर एक चाहिए तो ये बिल्कुल नहीं बन पा रहा, और एक के अंदर दोनों नहीं चाहिए तो ये बिल्कुल नहीं बन पा रहा। तो हमने बेस्ट सुइटेबल ढूंढा कि कुछ हास्य अभिनेता अभिनेता बना दो, अभिनेता को राजनेता बना दो, इस तरीके से। ऑप्शन डी आपका परफेक्ट है, और ये आपका पेपर में आया हुआ सवाल आंसर की से मैच्ड आंसर बता रहा हूं आपको, डी इसलिए बनाया गया। आई बात समझो? तो वेन डायग्राम में बेसिकली हमें बेस्ट लॉजिकली करेक्ट आंसर ढूंढना है। हमेशा आपकी नजरों में राइट हो वो जरूरी नहीं है। नेक्स्ट, मंत्री, किसान और इंजीनियर, इसका आंसर तो दे दोगे ना आप फटाफट से? मंत्री, किसान और इंजीनियर, बताइए। मंत्री, किसान और इंजीनियर के लिए सुइटेबल डायग्राम। अच्छा, पूरे दिन में 2 बार पढ़ाया करूं आप लोगों को? 2 बार बहुत हो जाएगा, रीजनिंग की जरूरत नहीं है, एक ही बार बहुत होता है। चल, इतने से ही हो जाएगा। 17 का बी आंसर दे रहे हैं, कुछ लोग सी भी दे रहे हैं। मंत्री, किसान, इंजीनियर का आंसर सी आएगा जी, सी। कुछ मंत्री किसान हो सकते हैं, कुछ किसान मंत्री हो सकते हैं, कुछ किसान इंजीनियर हो सकते हैं, कुछ इंजीनियर मंत्री हो सकते हैं। सर किसान इंजीनियर हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते? बहुत से पढ़े लिखे लोग आईआईटी आईआईएम पास आउट खेती कर रहे हैं, वो बात अलग है, वो अलग तरीके से यूनिक ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, केसर की बड़े बड़े आइटम्स की कर रहे हैं जो एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन कर रहे हैं, किसान वो भी है, वो हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, दुबई, एशिया और अफ्रीका। दुबई, एशिया और अफ्रीका, तो वही दुबई यूएई एशियाई महाद्वीप के अंदर आता है, तो दुबई एशिया के अंदर आ जाएगा। अफ्रीका महाद्वीप अलग है तो वो अलग हो जाएगा। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है अगला सवाल आपका। शिक्षक, कॉलेज और छात्र के लिए सुइटेबल डायग्राम बताना है। नहीं, अब 19 का जवाब दो। अच्छा, आपके पास थोड़ी सी लेट पहुंचती है स्ट्रीमिंग, मुझे पता है, लेकिन अब 19 का जवाब दीजिए। टीचर्स, कॉलेज, स्टूडेंट्स। तो देखो, कॉलेज के अंदर तो दोनों ही पाए जाते हैं, शिक्षक भी और स्टूडेंट भी, तो ऑप्शन ए नहीं बनेगा इसका। बताइए, ऑप्शन ए बनेगा कि नहीं बनेगा इसका? नेक्स्ट, समाज मीन्स सोसाइटी। दोस्त यानी कि फ्रेंड्स, दुश्मन यानी कि एनिमीज के लिए सुइटेबल डायग्राम बताओ। 20 का आंसर करो। समाज, दोस्त, दुश्मन। देखो, एक चीज तो पक्का है, दोस्त दुश्मन नहीं होता, दुश्मन दोस्त नहीं होता। वो बात अलग है कि आम जीवन में हम लोग दोस्त को भी दुश्मन होता देख लेते हैं, लेकिन जनरली परिभाषा अलग अलग है, दोस्त अलग है, दुश्मन अलग है, लेकिन दोनों ही समाज के अंदर पाई जाते हैं। ऑप्शन बी बनेगा, दोस्त और दुश्मन दोनों अलग अलग समाज के अंदर आ गए। बी बॉम्बे। नेक्स्ट, कहता है प्रोफेसर, शोधकर्ता और वैज्ञानिक। प्रोफेसर, रिसर्चर एंड साइंटिस्ट, बताइए क्या बनाएंगे इसके लिए? 21 का डी। यस, प्रोफेसर रिसर्चर हो सकते हैं, कुछ प्रोफेसर रिसर्चर हो सकते हैं, कुछ प्रोफेसर रिसर्चर हो सकते हैं, है ना? कुछ रिसर्चर साइंटिस्ट हो सकते हैं, कुछ साइंटिस्ट प्रोफेसर हो सकते हैं, कोई भी कुछ भी हो सकता है। ऐसे केस में ऑप्शन डी ही आपका करेक्ट आंसर बनता है। ठीक है,
नेक्स्ट, माता पिता, फिर माता और फिर पिता, मतलब माता अलग पिता अलग और माता पिता अलग, ऐसे कह रहा है, बताएं। इक्कीस का डी क्यों नहीं हो सकता? ये डी ही तो बनाया है मैंने, और क्या बनाया है? हाँ जी, माता पिता को पेरेंट कहते हैं और पेरेंट के अंदर माता पिता दोनों आते हैं, तो ये रहा माता पिता दोनों पेरेंट के अंदर आ गए, ऑप्शन बी सिंपल। नेक्स्ट, नाइट्रोजन बर्फ और वायु, नाइट्रोजन आइस एंड एयर, बताइए आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर डी दे रहे हैं, कोई बी दे रहे हैं? 23 का ए भी दे रहे हैं। नाइट्रोजन वायु में पाई जाती है, एयर में, बर्फ अलग हो गई, तो आंसर ये नहीं बनेगा डी, नाइट्रोजन एयर में पाई जाएगी और बर्फ अलग हो गई, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, अस्पताल, नर्स और रोगी, हॉस्पिटल, नर्स एंड पेशेंट, बहुत मिस्टेक हो रही है। 19 को दोबारा देखें, ये लीजिए 19 को दोबारा देख लेते हैं जी। शिक्षक, कॉलेज, छात्र, शिक्षक और छात्र दोनों कॉलेज के अंदर आते हैं, ऑप्शन ए। मैंने दोबारा देख लिया और बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये भी हो गया। अस्पताल, नर्स और रोगी, तो नर्स और रोगी दोनों किसके अंदर? अस्पताल के अंदर। अब आप कहोगे सर नर्स घर नहीं जाती क्या? आपने सारी की सारी नर्स अस्पताल में रख दी, रोगी घर नहीं जाते क्या? तो भाई देखो, ऐसे तो फिर मैं कभी बोलूंगा पायलट और प्लेन, तो आप कहोगे पायलट सारे के सारे प्लेन में नहीं रखेंगे सर, क्योंकि वो घर भी जाते हैं। भाई जिसका संबंध जिससे है उसके अंदर रखना पड़ेगा आपको, आई बात समझ में? ऐसे तो आपने विद्यार्थियों को कॉलेज के अंदर रख दिया था, तो क्या विद्यार्थी घर नहीं जाते हैं? तो जिसका संबंध जिससे है उसे आपको वैसे ही रखना पड़ेगा। नेक्स्ट, नाक हाथ शरीर, क्या कहते हैं? नाक हाथ शरीर, मोहम्मद सैफ अली कह रहे हैं सर कुछ शिक्षक स्टूडेंट भी होते हैं, जी बात सही है आपका। तो इस तरीके से ना हम फिर वेन डायग्राम बना ही नहीं पाएंगे। यदि हम ये कहते हैं कुछ शिक्षक स्टूडेंट भी होते हैं, तो आप उनको कभी अलग नहीं कर पाओगे। अब जैसे एक टर्म आता है, सैफ अली जी आप ही को कह रहा हूं मैं, बाकी सब भी सुन लीजिए, जज और अपराधी। तो जज को हम अलग रखते हैं, अपराधी को अलग रखते हैं, क्योंकि जज न्याय व्यवस्था में न्याय करने वाला व्यक्ति, अपराधी एक अलग व्यक्ति हो गया। आप कहोगे कुछ जज भी तो अपराधी हो सकते हैं, तो ऐसे तो फिर आप कुछ बना ही नहीं पाओगे। आप ऐसे तो टच करते ही रहना फिर सबको, है ना? इसलिए ऐसा नहीं सोचेंगे। नाक, हाथ और शरीर दोनों ही, नाक हो या हाथ, दोनों शरीर के पार्ट हैं, शरीर में आते हैं, ऑप्शन बी इज दी करेक्ट वन। इस क्वेश्चन को गलत करो, हाँ सही तो बहुत ही कम लोग करेंगे, इसलिए कह रहा हूं इस क्वेश्चन को गलत करो। चलो, अंगूठी, यूट्यूब में संजीव सर की क्लास चल रही है तो पढ़ लो बेटा, क्या दिक्कत है? संजीव की क्लास, संजीव सर की क्लास है, बोलते हैं रीजनिंग रिकॉर्डेड ले लो, तो ठीक है भाई आप रिकॉर्डेड ले लो, मुझे क्या दिक्कत है? आपको जहां उचित लगे वैसा काम करो, हम तो सब में राजी हैं। हमें तो पढ़ाना है और आपको पढ़ना है, आपको जो उचित लगे वो करो। अंगूठी, गहने, हीरे की अंगूठी, बताओ जल्दी से, 26 लिखकर आंसर करना, जैसे रचित ने किया है। 26 का बी बता रहा है रचित, और 26 का सी भी बता रहे हैं, उमाशंकर बी बता रहे हैं, दयानंद बी बता रहे हैं। अब सब लोग ये मत कहना मेरा नाम नहीं लिया, सबके नाम लेना पॉसिबल नहीं होता है। तो भाई आपको जानकर आश्चर्य होगा, इसका आंसर सी आएगा, है? हाँ, और आश्चर्य की कोई बात एक्चुअली नहीं है। आप बताओ, अंगूठी है, गहने हैं, हीरे की अंगूठी है, हीरे की अंगूठी अंगूठी नहीं होती क्या? आप बताओ मुझे। जैसे मान लो मैंने एक अंगूठी पहन रखी है, ये
अब ये अंगूठी मैंने ऐसे घुमा दी, इसमें एक नग लगा हुआ है, मैंने कहा ये हीरा है, मान लो ये हीरा है, मैं कहूँ ये हीरे की अंगूठी है, हाँ सर है, तो क्या ये अंगूठी नहीं है? अंगूठी नहीं है, ये हीरे की है तो क्या हुआ, अंगूठी नहीं है? क्या है? पन्ना की अंगूठी, अंगूठी है। पन्ना की तमन्ना है, यदि पन्ना हमें मिल जाए। पुखराज की अंगूठी है, नीलम की अंगूठी है, तो सब अंगूठी ही। तो इसका मतलब हीरे की अंगूठी किसके अंदर आएगी? अंगूठी के अंदर। और ये दोनों ही क्या हो गए सर? गहने हो गए। ये दोनों ही क्या हो गए? ज्वेलरी हो गए, गहने हो गए। इसलिए एक के अंदर एक के अंदर एक आएगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर बनेगा। सेलर, शिप एंड ओशियन, नाविक, जहाज और महासागर। नाविक, जहाज और महासागर के लिए एक सुइटेबल डायग्राम बताना है। गहने भी तो हैं, तो गहने के अंदर ही तो रखा हमने। देखो, हीरे की अंगूठी अंगूठी के अंदर आ गई, और ये दोनों गहने के अंदर आ गए। गहने क्या होते हैं? ज्वेलरी क्या होती है? अंगूठी क्या ज्वेलरी नहीं है? हीरे की अंगूठी क्या ज्वेलरी नहीं है? नाविक, जहाज, महासागर। नाविक सेलर, सेलर जहाज को चलाता है, शिप को चलाता है, तो सेलर शिप के अंदर, और शिप महासागर के अंदर आ गया। एक के अंदर एक के अंदर एक हो गया, ऑप्शन सी। अब आप कहो सर शिप क्या हमेशा महासागर में रहता है? किनारे पर भी तो आता है, बाहर भी निकालते हैं उसे। तो शिप का तात्पर्य ही समुद्र में रहने से है, ऐसे ही इस सेलर का तात्पर्य ही शिप चलाने से है। इसलिए एक के अंदर एक के अंदर एक होगा। नेक्स्ट, शर्ट, रंग और जेब। शर्ट, कलर और पॉकेट। शर्ट, कलर और पॉकेट, बताइए क्या आंसर बनेगा इसका? वो चांदनी भारती इसलिए अलग हुआ क्योंकि वहां पर जो ऑप्शन हमें चाहिए था वैसा ऑप्शन था ही नहीं, और वो पेपर में आया हुआ सवाल था, तो उसके लिए हमने लॉजिकली करेक्ट डायग्राम ढूंढा था उसमें। 28 का डी होगा। सभी पॉकेट शर्ट में आ गई, पॉकेट शर्ट में होती है। रंग अलग हो गया, ये कह रहे हैं? हाँ, यही सही है, ऑप्शन डी इज दी करेक्ट वन। पॉकेट शर्ट के अंदर हो गई और रंग अलग हो गया, रंग अलग हो गया। ठीक है, 28 का डी यस। सी कैसे बन जाएगा? सभी पॉकेट शर्ट में सभी शर्ट रंग के अंदर रख दी, रंग कलर के अंदर, रंग के अंदर शर्ट रख दी। या आप उसे रंगीन तो नहीं मान रहे, वो रंग है, रंगीन नहीं है। और फिर दूसरी बात, मान लो आप रंगीन मान भी रहे हो, तो सभी शर्ट रंगीन होती हैं? जरूरी है क्या? कुछ बेरंग सफेद भी होती हैं, जैसे किसी रंग में ही नहीं गिना जाता। विपिन सर की भी रिकॉर्डिंग लो, आपकी भी सुबह से लेके 10 बजे तक क्लास चलती है, आपकी कहां से लूं? ये तो नाइंसाफी है। अच्छा, मतलब ये कहना चाह रहे हो? इसका बी कैसे हो जाएगा बताओ? आपने शर्ट अलग रख दी होगी, जेब अलग, दोनों को रंग में बंद कर दिया, ये कौन सी बात हुई? या फिर आपने रंग अंदर रख दिया, जेब अंदर रख दी और शर्ट के अंदर रख दी, ऐसा थोड़ी सभी रंग शर्ट हो जाएंगे, तो ये भी नहीं बनेगा। ठीक है, सफेद रंग में नहीं होता, वो बेरंग होता है। रंग तो नीले, पीले, हरे, गुलाबी माने जाते हैं। पंखुड़ी, गुलदस्ता और फूल। कविता कह रहे सर हम रिकॉर्डेड नहीं लेंगे सर। मत लीजिए, आप लाइव लीजिए। पंखुड़ी, पंखुड़ी समझते हैं? पेटल, जैसे फूल में कई सारी पंखुड़ियां होती हैं, तो तमाम पंखुड़ियां किस में होती हैं? फूल में। तो तमाम फूल किस में होते हैं सर? गुलदस्ता में। तो इसका मतलब सभी पंखुड़ियां फूल में, सभी फूल गुलदस्ता में, ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, सूर्य, ग्रह और पृथ्वी। सूर्य, ग्रह और पृथ्वी। सन, प्लैनेट एंड अर्थ। सन, प्लैनेट एंड अर्थ।
30 का ऑप्शन डी। पृथ्वी एक ग्रह है, सूर्य एक तारा। पृथ्वी आ गई ग्रह के अंदर, सूर्य अलग हो गया क्योंकि वो तारा है। ऑप्शन डी हो गया। ये सी वाले कौन है बताओ, सबको एक दूसरे के अंदर रख रहे हैं। सामान्य जानकारी, विच इज नॉट सामान्य, आई नो, वो सामान्य नहीं है। नेक्स्ट, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और परमाणु, बताइए आंसर। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। साधना करिए, डिफिकल्ट डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन कराइए। अभी कराते हैं, इसके तुरंत बाद कराते हैं। आपको पता है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन दोनों ही परमाणु के अंदर आएंगे। ऑप्शन बी। ठीक है, तो आपकी डिमांड पर एक कठिन क्वेश्चन आ जाएगा। मैं यही लिख देता हूं, इसी पर ही। कैसा रहेगा, यही लिख देता हूं। पिता पति और पुरुष। चलिए जल्दी से डायग्राम बनाकर इसमें से बता दीजिए कौन सा है। पिता पति, पति और पुरुष का डायग्राम। जिन्होंने मुझसे कहा था ना कठिन कराइए, साधना थी, कौन थी, मैं स्पेशली आपसे कह रहा हूं, आप जरूर आंसर दीजिएगा। नहीं, 30वां सवाल सही है, कुमार बने रहे। सोलर सिस्टम की फैमिली है सोलर, तो इसका आंसर कोई डी दे रहा है, कोई बी दे रहा है, तो कोई सी दे रहा है। तो इसका आंसर बनेगा सी। सभी पिता पति होंगे, सभी पिता पति होंगे कि नहीं होंगे? वो पिता बने ही तब हैं जब पहले पति बन गए थे। सभी पिता पति होंगे और दोनों ही पुरुष होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, ये बनेगा इसका। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, इससे हटा देते हैं। नेक्स्ट है ये कागज, स्टेशनरी और स्याही। कागज, स्टेशनरी और स्याही, बताइए। न्यू का सी होगा, सही कहा आपने। सुजल कह रहे हैं वो भी इजी था। अच्छा, तो फिर कहां से लाए जाएं कठिन। मीनाक्षी, मैंने आपका कमेंट पढ़ लिया है, लेकिन उसका क्या समाधान है बताइए। कागज हो या स्टेशनरी, सॉरी कागज हो या स्याही हो, दोनों है तो स्टेशनरी आइटम ही। ऑप्शन बी। अरे कैसे कूद रहा है भाई, ऑप्शन बी। चलो कागज से ही मुझे ध्यान आया, कागज, तांबा और तार, तार मतलब वायर का सुइटेबल डायग्राम बताओ इनमें से देखकर, इनमें से देखकर बताओ। पेन तो उठानी पड़ती भी नहीं है हर्ष, इसमें पेन क्यों उठानी पड़ती है इसमें? ये टाइप ही ऐसा है, इसमें पेन नहीं उठाना पड़ता। इसका आंसर बता रहे हैं, डी होगा, डी होगा। कुछ लोग कह रहे हैं ए होगा, ये लोग कह रहे हैं आसान क्वेश्चन ला रहे हैं सर, उनके आंसर है ए होगा, डी होगा। इसका आंसर इसमें है ही नहीं है, समझे, है ही नहीं। इसका आंसर नया होगा। ये तांबा है, ये तार है। कुछ तार तांबे के होते हैं, कुछ नहीं होते, कुछ अन्य धातु के होते हैं। कुछ तांबे से तार बनते हैं, कुछ तांबे से बर्तन भी बनते हैं। लेकिन कागज ना तो तांबा होता है ना ही तार होता है, इसलिए अलग आएगा। तो जो लोग ये कह रहे थे कठिन लाभ, वही गलत कर रहे हैं ना। हाँ अवनीश शुक्ला, मोहम्मद सैफ अली, वेरी गुड। हाँ मिल्की कुमारी। अब आ गया नया सवाल। बिना स्वर वाले शब्द, अधिकतम एक स्वर वाले शब्द,
कम से कम 2 स्वर वाले शब्द। मैं गारंटी देता हूं इसका आंसर आप सही दोगे, लेकिन लॉजिक गलत होगा। बताइए क्या दोगे इसका आंसर। सर आप कभी मोटिवेट नहीं करते बच्चों को, नहीं, क्योंकि सिलेक्शन पढ़ाने से होता है, सिलेक्शन पढ़ाने से होता है। ये बात आपको समय बाद जान जाओगे। पहले मोटिवेशन ले लो जिस जिसका लेना है, उसके बाद जान जाओगे कि सिलेक्शन सिर्फ पढ़ाई से होता है। बिना स्वर वाले शब्द जिनमें कोई स्वर ही ना हो, अधिकतम एक स्वर वाले शब्द, ज्यादा से ज्यादा एक स्वर हो, और कम से कम 2 स्वर वाले शब्द। तो एक चीज समझना, इसका आंसर तो बनेगा डी, लेकिन आप जैसे सोच रहे हो वैसे नहीं बनेगा। कैसे बनेगा सुन लो। हाँ, मेरी बुक अब बहुत जल्दी ही लॉन्च हो जाएगी, लगभग तैयार है। इसने कहा अधिकतम एक स्वर वाले शब्द, अधिकतम एट मोस्ट एक स्वर वाला शब्द। इसका मतलब समझो पहले। मैं आपसे कहूं, मैंने आज आपको समोसा पार्टी दी है, तुम लोग बहुत पीछे पड़े थे इसलिए, लेकिन अधिकतम एक समोसा खाएगा एक व्यक्ति, मतलब अधिक से अधिक कितना खाएगा, एक खाएगा। किसी ने 2 पर हाथ डालने की कोशिश की तो थप्पड़। अधिकतम एक से ज्यादा नहीं। एक बच्चा बोला कि सर मैं तो घर से खाकर आया था, मैं एक भी ना खाऊं तो, वेरी गुड, चल जाएगा। सर मैं 3 ले लूं तो थप्पड़। एक से ज्यादा नहीं मिलेगा, एक मिलेगा या 0, चल जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा अधिकतम एक स्वर वाला शब्द ये है, तो इसके अंदर वो भी आ जाएगा जिसमें एक भी स्वर ना हो, यानी कि बिना स्वर वाले शब्द। और कम से कम 2 स्वर वाले शब्द वो अलग आएंगे, क्योंकि इसमें कम से कम 2 स्वर होंगे, एटलीस्ट 2 वोवल होंगे। तो एक वाला तो आ ही नहीं सकता ना इसमें, क्योंकि कम से कम 2 तो चाहिए ही, इसमें ज्यादा से ज्यादा एक ही है, तो ये इसके अंदर नहीं आ सकता, ये अलग रहेगा। ये रीजन है इस ऑप्शन का बनने का। आप शायद कुछ और ही सोच रहे होगे, आपने बिना स्वर वाले शब्द अलग रखे होंगे, मुझे पता है। ना मैं तो 5 खाऊंगा चाहे कुछ भी हो, मुझे समोसा नहीं मिला, कोई बात नहीं, समझ में तो आ गया समोसे के चक्कर में। नागरिक, शिक्षित और पुरुष, सिटीजन, एजुकेटेड एंड मेल के लिए एक सुइटेबल डायग्राम बताइए। राधिका कह रही है सर आपने सही कहा, आंसर सेम था लेकिन लॉजिक अलग था। हम तो आपको पहले से ही बताते हैं, आपको क्या पूछना है हमसे हमें वो भी पता होता है, आप क्या बताओगे हमें वो भी पता होता है, आप क्या सोच रहे हो हमें वो भी पता होता है। तो ऐसी फीलिंग आ रही है अपनिश भगवान है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। ये जो 14 साल लगाई है ना पढ़ाने में, उससे पता चल जाता है। नागरिक, शिक्षित और पुरुष। सर मैं पानी पूरी खाऊंगी, चलो आपको पानी पूरी खिलवाएंगे। नागरिक, शिक्षित और पुरुष। देखो भाई, कुछ पुरुष शिक्षित होते हैं, कुछ पुरुष शिक्षित होते हैं, कुछ नहीं भी होते, लेकिन होते दोनों नागरिक ही है, ऑप्शन सी। अब आप कहोगे सर जरूरी है क्या कि सभी पुरुष भारतीय नागरिक हों? तो मैंने कब भारतीय नागरिक बोला, मैं तो सिर्फ नागरिक बोला, कहीं के भी हो, होंगे तो नागरिक ही। ऑप्शन सी होगा कि नहीं होगा? नेक्स्ट, सूर्य, चंद्रमा और सितारे। सूर्य एक तारा है मतलब सितारा है, चंद्रमा एक उपग्रह है, सैटेलाइट है, तो अलग हो जाएगा। सूर्य सितारे के अंदर चंद्रमा अलग, ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, डेटा बहुत ज्यादा हो जाएगा, देख रहे हैं कितने क्वेश्चंस तक हम कर चुके हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, टेक केयर, जय हिंद क्लास। शिवम कह रहा है सर मैं आपकी वीडियो देखता हूँ जिसमें आप रसगुल्ला खा रहे हैं, जरूर इंस्टाग्राम पे देखा होगा ना, इंस्टाग्राम पे देखा होगा, वहीं रसगुल्ला खा रहा हूँ।
रसगुल्ला नहीं खा रहा हूँ, हाँ रसगुल्ला खा रहा हूँ, सही कह रहे हो। वो आरपीएफ का सम्मान समारोह था, उससे पहले रसगुल्ले चेक किए थे मैंने, मीठे हुए भी हैं कि नहीं हुए हैं, बस इसलिए खा रहा था, नहीं तो मैं मिठाई विठाई खाता नहीं हूँ। फैट ज़्यादा बढ़ जाएगा, वैसे ही मैं ठीक ठाक सा हेल्दी हो रखा हूँ, दिक्कत होगी। जलेबी खाते हुए देखा होगा इंस्टाग्राम पे आप। अकेले अकेले, यस। चलिए, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।